disposed in abundance of evidence, but the case will not be move forward with the same evidence, क्योंकि वो टेम्पर्ड हो चुका है. ठीक है. तो डिजिटल फॉरेंसिक्स का मेन गोल यही है. हमारी शुरुआत इस चीज से होती है कि पहली चीज हमें डेटा बचाना है, दूसरी चीज डेटा को टेम्पर नहीं होने देना है, और तीसरी चीज एविडेंस को लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज के लिए प्रिपेयर करना है. अब लॉन्ग टाइम तक क्यों स्टोर करना है? अगर कोई यहाँ लॉ से होगा, या अभी जैसे खुशबू आने वाली, खुशबू आपको लॉ के बारे में बेटर बताएगी बहुत अच्छी तरह, तो कोई यहाँ लॉ से होगा तो उसको इतना पता होगा इंडिया की लॉ की हालत क्या है. इंडिया के कोर्ट्स में केस कितने साल चलते हैं? कोई बोल सकता है? बताओ कितने साल? 5 साल से ज्यादा है. 10 years तक चलते हैं. 15 साल आराम से. 20 साल आराम से. कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की पेशी आने तक उसकी डेथ हो जाती है. वो मर चुका होता है जेल में, तब उसकी पेशी आती है और पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है. तो अब सोचो, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1980 में, उसकी पेशी होगी 2021 में. तो व्हाट डू यू थिंक? द एविडेंस वोंट बी स्टोर्ड. एविडेंस स्टोर करके रखने पड़ेंगे. उसको कोर्ट ने सजा दे दी, 5 साल बाद उसको याद है कि मैं हायर कोर्ट में अपील कर देता हूँ, पेटिशन फॉर ग्रांट इन द, ठीक है, कि मेरी सजा कम कर दो. अब हुआ क्या? 5 साल पहले सजा हो गई थी. जो मोबाइल फोन के एविडेंसेस वगैरह वहां पे उनने क्या कहते हैं स्टोर किए थे, या फिर जिनका एनालिसिस किया था, जो रिपोर्ट्स बनी थी, जो नेक्स्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, वो उस रिपोर्ट को माने या ना माने, दैट इज नॉट अ श्योरिटी. द कोर्ट में से री इन्वेस्टिगेट द केस. तो उसी मोबाइल फोन की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी. अब 5 साल पहले वो मोबाइल चलता था, आज वो आता भी नहीं है, उसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे आपको. इनफैक्ट किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा. जैसे एक मोबाइल फोन अभी मेरे को कुछ टाइम पहले मिला था, बेनको, लावा का एक फोन आता था, बेनको Y40, चाइनीज फोन था. आज के टाइम पे उसको कोई जानता भी नहीं. उसमें प्रोसेसर आता था यूनिसॉक. अब यूनिसॉक प्रोसेसर जो है उसको अपग्रेड करके स्पेक्ट्रम बन चुका है. तो यूनिसॉक फैमिली आने ही बंद हो गई है. तो कोई भी ऐसा टूल नहीं है आज के टाइम पे जो उसका एक्वेशन कर पा रहा है, बिकॉज इट इज नो मोर सपोर्टेड. तो अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे आता है आपका चैलेंज. तो मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा बेसिकली टॉपिक यही है, डिजिटल फॉरेंसिक्स अ स्टोर हाउस ऑफ चैलेंजेस. डिजिटल फॉरेंसिक्स में इतनी प्रोसेसेस और आप इतने टर्म्स नहीं पढ़ोगे जितने चैलेंजेस पढ़ोगे उसमें. बिकॉज चैलेंज क्या है कि वी हैव द एविडेंस, वी आर द एग्जामिनर, और बीच का रास्ता कुछ नहीं पता है. आपको एक मैं बंद फोन दे दूं, लॉक फोन, बोलो उसका डेटा निकाल के दो, ना आपको फोन का मॉडल पता है, ना आपको उसका सिक्योरिटी पैच पता है, ना उसके अंदर कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन है, कुछ नहीं पता है. XYZ, जस्ट वो फोन है, उसका डेटा निकाल के दो. और डेटा क्या है, बचेगा नहीं बचेगा, नो गारंटी. बट यू कैन नॉट से अ नो, यू हैव टू डू इट. अगर आप कहते हो डेटा नहीं निकलेगा, उसका भी लॉजिकल रीजन होना चाहिए. लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि यार कोई टूल काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, लीव इट. कोर्ट विल से व्हाई, गिव मी द लॉजिकल रीजन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या फेल हुआ. तो ये जो चीजें हैं ना, ये डिजिटल फॉरेंसिक्स को एक बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड बनाती हैं, और सेम टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए बहुत एडवेंचरस फील्ड बनाती है, क्योंकि यू विल नेवर गेट बोर्ड हियर. VBT में क्या है, देखो एक वल्नरेबिलिटी एक बार निकल के जिंदगी में दोबारा नहीं निकलेगी. नए नए निकाल सकते हो बट नहीं निकल सकते. यहाँ क्या होता है, हर मोबाइल फोन है, हर मोबाइल फोन एक नया वल्नरेबिलिटी है, एक नया चैलेंज है. हो सकता है ये फोन, तुम्हारा 2 फोन के मॉडल्स हैं, एक खुला एक टेक्निक से, दूसरा दूसरी टेक्निक से नहीं खुलेगा. उसके लिए शायद कुछ थर्ड आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या है कि हर मोबाइल फोन, हर डिवाइस अपने आप में एक स्टोरी है, अपने आप में एक रिसर्च है, और जो इस फील्ड में घुस सकता है वही इस फील्ड में आ सकता है. और यहाँ रहने की 2 सर्वाइवल, यू कैन से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है, उसके यहाँ 2 पॉइंट्स हैं. पहला तो कांस्टेंट नॉलेज आपको रोज लेनी पड़ेगी, जो जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं उसकी. और दूसरी चीज ये है, योर बेसिक्स शुड बी क्लियर. बेसिक्स इन द सेंस, जो यहाँ कहते हैं ना, फंडा क्लियर होना चाहिए. तो फंडा क्लियर होना चाहिए आपको पता होना चाहिए उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो काम कैसे कर रहा है, कोड कैसे वर्क करता है. बिकॉज आप किसी भी डिवाइस को तभी खोल पाओगे जब आपको ये पता होगा कि वो डिवाइस है क्या. इनफैक्ट इफ यू हैव टू डू पोस्टमार्टम ऑफ पर्सन, यू शुड नो वेयर द किडनी इज एंड वेयर द हार्ट इज. इफ आई गिव यू अ स्केल पेन एंड से कट द पर्सन, तो आप लंग्स के नाम पे मुझे किडनी निकाल के नहीं दे सकते हो. दैट्स नॉट द राइट थिंग. तो सिमिलरली डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी आपको पोस्टमार्टम करना है. इट इज कॉल्ड द पोस्टमार्टम साइंस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. हम डिजिटल डिवाइस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम खोलते भी हैं, चिप भी निकालते हैं, चिप ऑफ भी
सुना होगा कई लोगों ने, हम चिप ऑफ भी करते हैं उसका, हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उस केस में क्या है, हम डिवाइस का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उसके बाद तो चलने लायक ही नहीं बचेगा। लाइक ये सच है, अगर डिजिटल फॉरेंसिक्स से किसी का डेटा नहीं निकला तो फिर वो कभी नहीं निकलेगा। इट्स द एंड रोड, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उस डिवाइस का, ना वो दोबारा चलेगा ना उसका डेटा निकलेगा, वो खत्म है। तो इसलिए ये फील्ड जो है बहुत थोड़ा ज्यादा नीश फील्ड माना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या कोई इसका मतलब समझ सकता है ये क्यों लिखी है मैंने लाइन? और समझ सकते हैं। पहले के जमाने में बहुत बड़ा प्रोवर्ब चलता था, सिक्योरिटी इज अ मिथ। सिक्योर है ही नहीं कोई चीज, हैकर्स कुछ भी हैक कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट आई से सिक्योरिटी इज नो मोर अ मिथ, इट्स एक्चुअली अ नाइटमेयर इन फॉरेंसिक्स। डिवाइस जितना सिक्योर होगा यूजर के लिए उतना कंफर्टेबल होगा। डिवाइस जितना सिक्योर होगा क्रिमिनल के लिए क्राइम करना उतना इजी होगा, हमारे लिए उतना टफ होगा उसको डिटेक्ट करना। बिकॉज अभी वो सिक्योरिटी यूजर के लिए थी, अब वो सिक्योरिटी एक क्रिमिनल के खिलाफ है। तो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। यू वर ऑन द दैट साइड फर्स्ट एंड नाउ यू आर ऑन द दिस साइड। तो उस साइड से इस साइड आने में वो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन जाती है। और सिक्योरिटी हिंड्रेंस क्यों बनती है? आपके फोन में पासवर्ड्स है, पैटर्न्स है, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आपके फोन में हार्डवेयर सिक्योरिटी है, एन्क्रिप्शन है, दुनिया भर की चीजें हैं, आज कमी ही नहीं है। पास फ्रेजेस आ गए हैं, सब कुछ है। एंड डू एनीवन नोस द वे टू ब्रेक इट? नो, इट्स ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। और अगर नहीं हुआ तो फिर वो बन जाता है एक चैलेंज। So that's why I'm telling you, it's a nightmare in digital forensics. So this is who am I? Okay, I am basically Yugal Pathak, and I am a digital forensic analyst with ESET Forte Technologies right now. And previously, I have worked with a lot of law enforcement organizations, including Uttarakhand Police, Uttar Pradesh Police, and I have been intern in CERTIN. There I have learned a lot of techniques on digital forensics. It's the highest laboratory of digital forensics in India. So there I learned a lot about digital forensics. I have researched on many papers. I have research papers. Additionally, there is a magazine, Digital Forensic Magazine. You can find my column there, my crossword there, and I'm always posting the new articles. My blogs are there, so you can research on it. And you know, my most, you can say favorite area of research is mobile forensics and social media forensics. Social media and mobile forensics are the biggest theory to crack in this world. From Telegram to Signal, to your WhatsApp to Facebook, everything has a lot of data, everything about your life, but it's very hard to crack. Similarly, your mobile phones. इंसान के लैपटॉप में आज इतना डेटा नहीं होता जितना उसके मोबाइल फोन में होता है। इंसान के लैपटॉप से आपको सिर्फ उसकी ऑफिशियल फाइल्स मिलेंगी, उसके मोबाइल फोन से आपको उसकी जिंदगी कुंडली मिल जाएगी। बट यू नो द आयरनी इज, लैपटॉप को खोलना आसान है, हार्ड डिस्क की इमेजिंग कर लो निकाल के, मोबाइल को खोलना उतना ही ज्यादा टफ है। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आता है सबसे पहले शुरू में। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? पहले ये समझते हैं, पहले शुरुआत से बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो आती कहां से। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, ठीक है, आप किसी दुकान में गए तो आपको पैम्फलेट्स मिलते थे, आपको कार्ड्स देते थे लोग। वो कार्ड्स और पैम्फलेट से क्या होता था, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर एक्वायरिंग इट एंड मूविंग इट। प्लस जब वो आपको पैम्फलेट्स देते थे वो आपके नाम वगैरह भी लिखते थे कि सर आप फॉर्म भर दो, ये कर दो, फिर वो आपको कॉल करके पूछते थे कि आपका प्रोडक्ट लेना है लेना है। दैट वाज द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इन अर्लियर टाइम्स। आजकल क्या है, अमेज़न है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, कोई भी आप सोशल मीडिया साइट यूज करो, कोई भी शॉपिंग साइट यूज करो, व्हाट दे हैव योर फोन नंबर इज लिंक्ड टू ईमेल आईडी इज लिंक्ड टू सोशल मीडिया अकाउंट, वही फोन नंबर इज लिंक्ड टू योर आधार अकाउंट, लिंक्ड टू योर पैन अकाउंट, पैन नंबर इज लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट, देन आधार नंबर इज लिंक्ड टू योर हेल्थ रिकॉर्ड्स, आधार नंबर इज लिंक्ड टू योर एजुकेशन रिकॉर्ड्स, इट इज आल्सो लिंक्ड टू योर पेरेंट्स रिकॉर्ड्स। तो क्या है, व्हाट आई नीड, जस्ट वन फोन नंबर एंड यू आर डन। तो ऐसे आज इंफॉर्मेशन एक वेब के फॉर्म में जुड़ी हुई है। एंड यू नो इफ यू हैव टू गेट समथिंग यू नीड नॉट टू गो एवरीवेयर, यू जस्ट नीड वन थिंग। मल्टीको का लोग ने नाम सुना होगा, मल्टीको, स्पाइडर 48 टूल्स जो होते हैं, क्या करते हैं, ओसिन जो करते हैं, दे आर जस्ट डिगिंग आउट द इंफॉर्मेशन। एक क्रेडेंशियल दो, वो सब कुछ निकाल के दे देंगे। इफ आई पुट द ESET Forte, वो ESET Forte के ओनर का, उसके मैनेजर का, उसके डायरेक्टर का मुझे नंबर, उसकी लोकेशन निकाल के दे देगा।
कैसे? बिकॉज इंफॉर्मेशन हर जगह है। वी आर शेयरिंग मोर ऑफ आवर लोकेशन देन आवर डेटा। हम हर जगह अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हम जहां जहां जा रहे हैं, अभी जैसे मैं इधर आया था, मुझे इधर आने के लिए मैंने क्या किया, गूगल मैप पे डाला मुझे कहाँ आना है, तो गूगल मैप ने कहीं ना कहीं मेरी लोकेशन ली होगी। कोई अगर मुझे ट्रैक करना चाहे, ही कैन ट्रैक इजीली, वो आराम से यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको पता है मैं कहाँ से चला हूँ। तो वी आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब ये सब इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे डिवाइसेस में भी स्टोर हो रही है। फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर भी आपके फाइल्स होती हैं, जिसके जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हो पर्सन ने आज तक कहाँ कहाँ विजिट किया है, कहाँ कहाँ गया है, क्या क्या वो कर रहा है। और हमारा गोल जो डिजिटल फॉरेंसिक्स में है वो यही होता है, टू फाइंड योर डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन सम रोड, तो आपके पैरों के निशान पड़ते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में भी व्हेन यू आर एक्सेसिंग थिंग्स, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते हैं। यही डिजिटल फुटप्रिंट्स कल को एविडेंस में कन्वर्ट होकर कोर्ट में जाते हैं, जिससे आपका जो भी क्राइम है वो वहां पे प्रूफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने अगर गूगल में सर्च किया था हाउ टू किल अ पर्सन बाय यूजिंग साइनाइड, ठीक है, वो 25 दिन से साइनाइड के बारे में सर्च कर रहा है, अलग अलग पॉइजन्स के नाम सर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक महीने बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है साइनाइड पॉइजनिंग से। मैंने क्या किया, उसके डिवाइसेस एक्वायर किए, डिवाइसेस की ब्राउजर हिस्ट्री चेक की। ब्राउजर हिस्ट्री में मुझे मिलेगा कहीं ना कहीं उसने ये चीज सर्च की है, उसके बेस पे उससे डेरिवेट किया जाएगा। वो पहले कबूल नहीं करेगा, बट जब उसको पता चल गया मेरे डिवाइसेस हाथ में आ गए, फिर वो बाद में एक टाइम पे कबूल करेगा और बताएगा सब चीजें। एविडेंस क्या हुआ, जो मेरे को उसकी ब्राउजर हिस्ट्री। ऐसे डिजिटल फॉरेंसिक्स केसेस सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में भी जैसे हुआ था, एक लड़की के जो टुकड़े कर दिए गए थे, आई थिंक कितने 36 टुकड़े किए थे जिस लड़की के, उसके बारे में कैसे पता चला था, उसके बॉयफ्रेंड ने ये सर्च किया था कि कोई भी डेड बॉडी जो होती है उसको बहुत टाइम तक कैसे रखा जाता है विदाउट गेटिंग डिकेड, या फ्रीजर में कितने टेम्परेचर रखना चाहिए, उसने वो सब ब्राउजर में सर्च किया था। उसकी ब्राउजर हिस्ट्री मिली, ब्राउजर हिस्ट्री सब कुछ पता चल गया। हम जो जो ब्राउज करते हैं, भले इनकॉग्निटो में हो कहीं हो, हम सोचते हैं इनकॉग्निटो में हमारे डिवाइस में स्टोर नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली आपके आईएसपी के पास सब कुछ स्टोर हो रहा है। एक अलग से एजेंसी है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो बनाई ही पूरी एजेंसी इसलिए गई है कि पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को मॉनिटर करे, कौन क्या सर्च कर रहा है, कौन क्या फाइंड कर रहा है, कौन क्या एक्सेस कर रहा है, क्यों एक्सेस कर रहा है। जैसे यूपी में एक बहुत अच्छा फंडा अभी लागू किया गया था कि कोई भी अगर फोन या कुछ भी इलीगल सर्च करेगा तो तुरंत उसको 1090 महिला हेल्पलाइन से कॉल आ सकता है। हाँ, वहाँ पे चीज लागू कर दी गई है, वहाँ पे लोग फोन सर्च नहीं कर पाते हैं, वो ब्राउजर में सर्च करेंगे, ट्रैक कर सकती है पुलिस। तो कैसे वो कर रहे हैं, उनके आईएसपी से सिर्फ उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री उठा रहे हैं। सिमिलरली हम डिजिटल फॉरेंसिक में क्या करते हैं, हम भी उनके डिवाइसेस से उनकी हिस्ट्री उठा रहे हैं। और अगर कोई बोलता है कि डेटा डिलीट होता है, आई वुड से नो, डेटा कभी डिलीट नहीं होता है, डेटा का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। अभी वो रीडेबल है, मैं 2 मिनट बाद उसका एक्सटेंशन चेंज कर दूंगा, वो अनरीडेबल बन जाएगा, अनएक्सेसिबल बन जाएगा। मैं बाद में उसका एक्सटेंशन वापस रीचेंज कर दूं तो दोबारा रीडेबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अच्छा, कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड के कितने लोग हैं और नॉन कंप्यूटर साइंस वाले कितने हैं? कोई फॉरेंसिक साइंस भी है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस वगैरह? एमएससी नहीं, फॉरेंसिक। फॉरेंसिक से, अच्छा। और बाकी लोग? नहीं, बाकी लोग जिनने हाथ खड़े नहीं किए वो क्या है? मुझे उसका भी जवाब चाहिए। फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड यू आर? साइबर सिक्योरिटी, वीएपीटी होना। तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड तो है, साइबर सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस यार। कंप्यूटर साइंस से तो वीएपीटी करते हो, और कैसे वीएपीटी करोगे बताओ। अब ये मत बोलना रेस्पबेरी पाई यूज कर लूंगा मैं, कंप्यूटर यूज नहीं करूंगा, वो अलग चीज है। ओके, देन यू आर अ बिगर टेक गीक। बट हाँ, तुम भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो अगर कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से सब लोग हैं तो आपको इतना समझ में आता होगा ना कि डेटा स्टोर कैसे होता है, कैसे स्टोर होता है डेटा। बिट्स एंड बाइट्स, बचपन से ही पढ़ाते हैं, बिट्स एंड बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स। उसके ऊपर आ जाता है फिर आपका हेक्स, फिर डेसिमल, ऑक्टल, फिर उससे बनेगा एस्काई, एस्काई से बनेगा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, या फिर हिंदी में होगा तो यूनिकोड या यूटीएफ-8 से बनेगा अदर लैंग्वेजेस में, राइट। अब डेटा स्टोर कैसे हुआ? अब कोई स्टोरेज मीडिया है, स्टोरेज मीडिया 3 टाइप के होते हैं, फ्लैश, मैग्नेटिक और तीसरा सॉलिड स्टेट। आपका फ्लैश ही होता है, फ्लैश मीडिया होता है। फ्लैश मीडिया, मैग्नेटिक मीडिया, तीसरे होते हैं टेप या लाइट बेस्ड, जो आपके जैसे सीडी आती थी पहले, सीडी में लाइट बेस्ड लिखा जाता था, ओके, या फिर आपके वो आते थे फ्लॉपीज वगैरह जिनमें टेप्स होते थे पहले बड़े बड़े।
तो उन टेप्स में डेटा स्टोर कैसे होता था? कोई सोच सकता है? कभी किसी ने सोचा है? अच्छा, कभी किसी ने जिंदगी में यहाँ पे कोई हार्ड डिस्क खोल के देखी है? फॉरेंसिक्स वाले खोल के देखिए, क्या देखा अंदर? मैग्नेट फ्लेम्स होती है, एक मोटर सा होता है, खड़े हुए फ्लेम्स होती है सर, फिल्म सी होती, कैसी फिल्म? ट्रांसपेरेंट सी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट, ओके, और जो घूमता रहता है, क्या घूमता रहता है? गियर सा होता है जो घूमता रहता है। गियर टाइप का, नुकीला उसका सर होता है, छोटा सा, उससे लाइट निकलती है, राइट? और और याद ऐसे कितनी प्लेट्स होती हैं उसके अंदर? वो याद नहीं बहुत पहले। वहाँ पे Depends. चलो। और किसी ने, दूसरे ने क्या ऑब्जर्व किया? किसी और ने बताओ। मल्टीपल प्लेट्स होती हैं, हाँ। उसके ऊपर एक आर्म होता है, मैकेनिकल आर्म, जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है जब आपका डेटा रीड और राइट होता है, और उन प्लेट्स के ऊपर डेटा स्टोर होता है। बीच में स्पिंडल मोटर होता है जो कंप्लीट रोटेट करता है। आप लाइक राइट करवाना, और उसमें बेसिकली जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जब लाइट फ्लैश होता है तो उसको डिस्लोकेट करता है, एंड रीडिंग के टाइम पे वही डिस्लोकेशन से देख के वो डेटा को बताता है कि ये डेटा है। और एसएसडी में तो बेसिकली एरे फॉर्मेट होता है, वो जो सॉलिड स्टेट्स है उसको वो लेवल को फिल करता है बाय वो कैपेसिटर को चार्ज करके। और हार्ड डिस्क में जो होता है मूवेबल पार्ट्स होते हैं। Okay, fine. उसके सब हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक स्टोरेज क्यों बोलते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज भी होता है। हार्ड डिस्क में मैग्नेट होता क्या है, मुझे बताओ। स्पिंडल आर्म के नीचे होता है, जो आर्म रोटेट होता है उसके नीचे होता है। नियोडायमियम मैग्नेट्स होते हैं, दो होते हैं। वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट ये करते हैं, तो नहीं पता बट अच्छा, फिजिक्स तो सबने पढ़ी होगी। फिजिक्स में क्या पढ़ा था? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, क्या होता है? कुछ फर्क पता है? जो टेम्पररी मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं तो उससे उनके जो भी वो लाइंस होते हैं देखो, एक होता है जो परमानेंटली मैग्नेटाइज कर देता है, एक होता है जो टेम्पररी करता है, राइट? एक होता है फॉर द मीनवाइल करता है। हार्ड डिस्क में यही फंडामेंटल यूज होता है। नीचे एक मैग्नेटिक टेप है, एक ब्लैंक मैग्नेटिक टेप है, उसमें हम चार्जेस डाल रहे हैं लाइट के थ्रू, ठीक है? वो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है जो डेटा को स्टोर कर सकता है, जो चार्ज को स्टोर कर सकता है लंबे टाइम के लिए। तो उसमें हम लाइट के थ्रू चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करके चार्जेस को प्लस या माइनस के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, जिससे आपका डेटा उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली वहां पे पूरी मैग्नेटिज्म की थ्योरी काम करती है हार्ड डिस्क के अंदर, इसलिए उसको मैग्नेटिक स्टोरेज बोलते हैं। इसीलिए हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, अगर किसी को पता होगा तो। किसी ने कभी सुना होगा तो क्या? मैग्नेट को अपन जितना हार्ड डिस्क के करीब ले जाएंगे उससे डेटा पूरा इरेज होगा। उसका एक वर्ड होता है डीगॉसिंग। डीगॉसिंग एक वर्ड होता है। हार्ड डिस्क को पकड़ के स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के ऊपर रख दो, सारा डेटा उसका परमानेंटली इरेज हो जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरा खत्म हो गया है, वो अनयूजेबल बन जाएगी। ये एक मेथड होता है, राइट? अच्छा, अब दूसरा सवाल मुझे सबसे पूछना है फॉर बेसिक्स। डिलीशन, फॉर्मेटिंग, वाइपिंग, ओवरराइटिंग, चारों में डिफरेंस कौन बता सकता है? सब एक एक का जवाब दो। डिलीशन कौन बताएगा? डिलीशन क्या होता है? ओवरराइटिंग कर सकता हूँ। ओवरराइटिंग क्या होता है बताओ? ओवरराइट में जब आप डिस्क होती है ना, तो अभी आप यहाँ पे डिलीट टाइप करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा मतलब पूरा डिलीट हो गया हार्ड डिस्क। इट्स लाइक कि वो एक जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसने दूसरे डेटा को ओवरराइट कर दिया। डेटा अभी भी है। आप नहीं, अगर दोबारा बोलना, आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। क्या बोले थे बताइए? मैं बोला था कि ओवरराइटिंग मतलब कि जो सेक्टर है, ठीक है, आपने अगर उसको डिलीट किया, जो वहाँ पे कुछ सेव था, तो इट्स नॉट लाइक कि वो परमानेंटली हार्ड डिस्क से डिलीट हो गया है। इट्स जस्ट अपने जो नया डाटा उसकी तरफ डाला है वो ओवरराइट हो गया मतलब। अच्छा, ठीक है। और अब थोड़ा सा जोर से बोलिए। जो मैग्नेटिक होता है उसको टर्न करते हैं, बट ये भी स्टोर रहता है कि कितने उससे क्या नहीं, मुझे ये जानना है सिंपल टर्म्स में, डिलीट करना क्या होता है, फॉर्मेट करना क्या होता है? हम कहते हैं डिलीट कर दिया डेटा, एक हम कहते हैं फॉर्मेट कर दी हार्ड डिस्क, एक हम कहते हैं रीराइट मतलब ओवरराइट कर दिया, एक होता है हम कहते हैं वाइप कर दिया। तो कोई ये बता सकता है पहले तो कि रिकवरी किस में पॉसिबल होगी इन चारों में से, डेटा की रिकवरी? डिलीट फॉर्मेट, डिलीट ओवरराइट में डिलीट फॉर्मेट। अच्छा, कितने लोग कहते हैं डिलीटेड डेटा रिकवर हो सकता है? हाथ खड़े करो। ठीक है। कितने लोग कहते हैं फॉर्मेटेड डेटा हो सकता है? ठीक है। कितने लोग कहते हैं ओवररिटन डेटा हो सकता है? ओके। और कितने लोग कहते हैं कि वाइप डेटा भी रिकवर हो सकता है? या बोले थे चारों हो सकते हैं? Very good.
then you should refresh your digital forensic concepts because ऐसा होता है देखो, अगर डेटा डिलीट हुआ है या फॉर्मेट हुआ है, it can be recovered. If it is overwritten or wiped, no chance of recovery. Why? वाइपिंग में हम करते क्या है, हम एग्जिस्टिंग डेटा को रैंडम बिट से ओवरराइट कर देते हैं. वाइपिंग के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक NIST का है, DOD का है, अपना 7 पास फॉर्मेट, अलग अलग है इनके फॉर्मेट्स. ठीक है, रैंडम वाइपिंग होती है, सीक्वेंशियल वाइपिंग होती है, लीनियर वाइपिंग होती है. उसमें होता क्या है, हम डेटा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको या तो 0 से ओवरराइट करते हैं या फिर हम कस्टम वहां पे अपना कोई दे भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल तुम सब सारे जितने भी उसके अंदर बिट्स हैं उसको x से रिप्लेस करवाना चाह रहे हो, उसको तुम एस्टेरिस्क से करवाना चाह रहे हो, ब्लैंक करना चाह रहे हो, 0 से करना चाह रहे हो. वाइपिंग इज नथिंग एल्स, यू आर जस्ट ओवरराइटिंग द एग्जिस्टिंग डेटा. और डेटा अगर ओवरराइट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने किसी पेज पे कुछ पेंसिल से लिखा, उसको इरेजर से रब करके दोबारा कुछ लिख दिया, क्या उसको कोई रिकवर कर सकता है दुनिया में? वाइटर लगाते हो, वाइटर के ऊपर दोबारा लिख देते हो, क्या कोई रिकवर कर सकता है? तो सेम इज हियर, इफ द डेटा इज ओवररिटन और वाइप्ड, वाइपिंग मतलब यू आर रबिंग इट फ्रॉम द इरेजर कंप्लीटली. डिलीट का मतलब क्या है, डिलीट इज लाइक यू आर कटिंग इट फ्रॉम द पेंसिल या पेन, जिसको आप बाद में मिटा सकते हो. डिलीशन में क्या होता है, जब डेटा डिलीट करते हैं ना, डेटा एक्चुअली हार्ड डिस्क से बाहर नहीं जाता है. हार्ड डिस्क में अगर आप डेटा रखते हो या किसी भी स्टोरेज मीडिया में रखते हो, उसकी एक इंडेक्स एंट्री बनती है कि डेटा कहां से कहां है. व्हेन यू आर यूजिंग योर बुक्स, बुक्स में इंडेक्स होता है. क्यों होता है? आपको ये बताने के लिए किस पेज में क्या डेटा है. सिमिलरली हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर सेक्टर्स होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, पेजेस होते हैं, जिनके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है. तो वो इंडेक्स हमें क्या बताता है, किस LBA मतलब लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस से लेके किस लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस तक डेटा हमारा है, या फिर किस सेक्टर से लेके किस सेक्टर तक हमारा क्या डेटा है, वो हमारे इंडेक्स फाइल में सेव होता है. उस इंडेक्स फाइल से अगर आपने डेटा की एंट्री हटा दी तो फाइल डिलीट हो गई, क्योंकि अब उसको सिस्टम रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम को पता ही नहीं वो फाइल कहाँ है. बट इसका मतलब ये नहीं है वो फाइल डिलीट कंप्लीटली हो चुकी, वो फाइल हटी नहीं है, वो फाइल अभी एग्जिस्ट करती है, बट उसका अब कोई वजूद नहीं बचा है. यहाँ कोई इंसान है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ में अगर जला दो पकड़ के, तो अब उसका कोई वजूद नहीं बचा है, उसकी आइडेंटिटी नहीं. ऐसा है नहीं, उसके पास उसकी आइडेंटिटी नहीं, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो उसकी आइडेंटिटी होगी ना, जहां से रिकवर कर सकते हैं. सिमिलरली जो भी आपकी हार्ड डिस्क के स्टोरेज मीडिया होते हैं, उनमें एक चीज होती है, इसको कहते हैं वॉल्यूम शैडो कॉपी. कोई भी वॉल्यूम जो होता है वो अपनी शैडो कॉपीज हार्ड डिस्क के अंदर बनती है खुद ब खुद, ताकि अगर मान लो कभी कभी हार्ड डिस्क की डिस्क करप्ट हो जा रही है तो ऑटोमेटिक रिकवरी उसके अंदर परफॉर्म हो सके थ्रू आवर बायोस. ठीक है, तो उसके जरिए हम लोग डेटा रिकवर करते हैं. दूसरा फॉर्मेट में. अब फॉर्मेट में क्या किया, फॉर्मेट में यह है कि हमने पूरा वो इंडेक्स से डिलीट कर दिया, सिर्फ एक एंट्री हटाई, पूरा इंडेक्स डिलीट कर दिया. मगर उस केस में भी डेटा एग्जिस्ट करता है, वो वापस रिकवर हो सकता है. ओवरराइट में क्या किया, हमने पूरे हार्ड डिस्क के अंदर के डेटा को ओवरराइट कर दिया, वो डेटा है ही नहीं वहां. आप रिकवरी करोगे आपको खाली जीरोस ही मिलेंगे, क्योंकि जीरोस हमने ओवरराइट कर दिया है. एंड वाइपिंग इज आल्सो सेम. वाइपिंग में अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप डेटा ओवरराइट कर दो, डिलीट भी करो, फॉर्मेट भी करो, ओवरराइट भी करो, मल्टीपल मेथड्स यूज कर लो, वो कभी रिकवर होगा ही नहीं. तो कभी अगर कहीं भी डिजिटल फोरेंसिक में जाते हो और कोई पूछता है कि डेटा रिकवरी पॉसिबल है, से यस, ओनली इन केस ऑफ इट इज डिलीटेड और फॉर्मेटेड. और फॉर्मेटिंग में भी एक प्रिंसिपल होता है, 7 बार या 10 बार या मल्टीपल टाइम अगर फॉर्मेटिंग कर दोगे, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की फॉर्मेटिंग करने के बाद उसका डेटा रिकवरी बहुत कम पॉसिबल होता है या नामुमकिन होती है मेरे हिसाब से. वो इसलिए क्योंकि देखो मीडिया का फर्क है, मैग्नेटिक मीडिया अलग है, फ्लैश मीडिया अलग है. फ्लैश मीडिया में जैसे इन्हें बताया, क्या होता है कि चार्ज आपका स्टोर हो रहा है, नैंड गेट नॉर गेट्स के लॉजिक से आपका चार्ज स्टोर हो रहा है. अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर एक बार हट गया तो क्या वो दोबारा आ सकता है? नहीं ना. इसलिए स्टोरेज में आपकी रिकवरी अगर SSD होगा या फिर आपका पेन ड्राइव होगा, फ्लैश मीडिया होगा, उसमें आपकी बहुत कम हद तक होगी. जैसे मोबाइल के अंदर भी eMMC होता है, eMMC में भी बहुत कम रिकवरी होती है. अगर वही आपका मैग्नेटिक मीडिया होगा, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपका क्या कहते हैं फ्लॉपी हो गया, ये हो गया, उसमें रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो देखो सब स्टोरेज मीडिया के हिसाब से अलग अलग होते हैं. देखो अब यहाँ पे डिजिटल फोरेंसिक अगर पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, सीजर, प्रिजर्वेशन, इमेजिंग, एनालिसिस. इतने सारे प्रोसेसेस एक के अंदर. पहले हमने एसेस किया, ठीक है, क्राइम सीन पे गए, क्राइम सीन में जाके सबसे पहले तो ये देखना होता है डिजिटल एविडेंस है क्या. अब एक बच्चों को बड़ी अच्छी टर्म पढ़ाई जाती है कॉलेज में भी, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अ डिजिटल एविडेंस.
नो। बोलो क्यों? घर में मिक्सर ग्राइंडर है, डिजिटल एविडेंस है? नहीं। वॉशिंग मशीन है, आपके ब्लूटूथ के ईयरफोन्स है। हाँ, अगर स्मार्ट वॉच है तो वो डिजिटल डिवाइस है। अब क्यों है, दोनों में फर्क क्या है? The device which is storing some data, processing some data, or transmitting some data, that is actually called a real digital evidence. ये थ्योरी गलत है कि कोई भी डिजिटल डिवाइस डिजिटल एविडेंस होता है, ऐसा नहीं होता है। डिजिटल एविडेंस भी आपके वही डिवाइसेस होंगे जिनके अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट करता हो, बिकॉज योर मेन प्रिंसिपल इज डेटा रिकवरी, योर मेन प्रिंसिपल इज finding out evidences. If I say the washing machine or mixer grinder, that is not a digital evidence. तो ये बोलना गलत है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपका डिजिटल एविडेंस होता है। ठीक है, ये थ्योरी जो पढ़ाते हैं वो अधूरी थ्योरी है। पूरी थ्योरी ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है डिजिटल फोरेंसिक्स में प्रॉपर एविडेंस को। क्या करते हैं कई लोग, मैंने देखा है, कंप्यूटर सीज करना होता है, पुलिस पीपल ही क्या करते हैं, मॉनिटर भी उठा लेंगे, कीबोर्ड भी उठा लेंगे, सीपीयू भी उठा लेंगे, पूरा कंप्यूटर उठा के ले आते हैं। अब मुझे ये बताओ, पूरे कंप्यूटर का काम क्या है? डेटा रिकवर कहाँ से होगा? हार्ड ड्राइव से। हार्ड ड्राइव नहीं, बेसिकली अगर उठाना भी आपको सीज भी करना है, सीपीयू सीज करो। सीपीयू के अलावा कीबोर्ड माउस से आपका क्या डेटा मिलेगा? बट सिखाया ये गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल एविडेंस होता है, तो सब कुछ उठा के ले आओ। 50 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर उठा के ले आओ, भले पुलिस स्टेशन पूरा भर जाए, खुद के बैटरी के लिए जगह ना बचे, बट सब उठा के ले आओ। और वो सब जब डिजिटल लैब जाता है, डिजिटल लैब में सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि यार ये क्यों भेजा है। पता है फॉरेंसिक्स लैब में कैसे केसेस आते हैं कि एक किसी ने किसी को व्हाट्सएप का मैसेज भेजा है, इसकी वॉइस सेम है, ये डिटेक्ट करके बताओ। किसी ने किसी को चैट भेजी, ये डिटेक्ट करके बताओ। रियल जो केसेस होते हैं ना, बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि क्या है, इंडिया में अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि प्रॉपर डिजिटल एविडेंस क्या होगा, डिजिटल एविडेंस कैसे होनी चाहिए, कौन से एविडेंसेस आपके एविडेंस एक्ट के अंदर आते हैं। लोग कुछ भी उठा के ले आते हैं, बोलते हैं इसको कोर्ट में पेश कर दो, इट्स अ डिजिटल एविडेंस। और एविडेंस एक्ट के बारे में बाकी आपको कुछ भी ज्यादा बता सकती हैं लॉ में, क्योंकि देखो अगर आपको पता नहीं होगा ना डिजिटल एविडेंस क्या है, ना तुम खुद की मदद कर पाओगे एज अ डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट, ना तुम पुलिस की मदद कर पाओगे, ना कोर्ट की। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम आल्सो, अदर टाइम आल्सो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजिटल फोरेंसिक मेरे हिसाब से होता है आइडेंटिफिकेशन। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है डिजिटल एविडेंस क्या है और क्या ये कोर्ट में चलेगा, क्या ये डिजिटल एविडेंस के तौर पर माना जा सकता है या नहीं, राइट। सेकंड होता है आपका देन सीजर। अब सीजर के भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये नहीं कि क्रिमिनल को पकड़ा, हथकड़ी लगाई और फोन उठा के ले आए। There are the protocols. You have to do the proper documentation. Documentation is mandatory. क्योंकि एक बचपन से एक जुमला सुना होगा, कोर्ट कागज का भूखा होता है। तो कोर्ट कागज का भूखा जो होता है, उसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने कभी कोई चीज अगर कैप्चर की है, उठाई है कहीं से, यू शुड हैव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, किससे ली है, उसका मॉडल नंबर क्या था, उसकी हैश वैल्यू क्या थी। हैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे डिजिटल फोरेंसिक में, किसी को पता होगी तो सुना है किसी ने हैशिंग? क्या होता है हैश? इरिवर्सिबल इंक्रिप्शन। क्या? इरिवर्सिबल इंक्रिप्शन, वन वे फंक्शन। इरिवर्सिबल इंक्रिप्शन होता है। वेरी गुड। एन्क्रिप्शन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हैशिंग एन्क्रिप्शन होता है। इंटीग्रिटी चेक्स के लिए यूज होता है। इंटीग्रिटी चेक्स के लिए, मतलब ये ये जो तो मुझे पता है, बट हैशिंग होता क्या? कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैश हो। फंक्शंस यूज करके हम लोग ये करते हैं। अगर मैं कंप्यूटर स्टूडेंट से पूछूं हैशिंग क्या होती है, क्या होता है बताओ? इट्स अ वन वे क्रिप्टोग्राफी। वन वे क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, राइट, ठीक है। अच्छा, स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग में फर्क पता है किसी को यहाँ? पहले तो मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि आधे लोगों को स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग एक ही लगती है। सिर्फ इमेजेस में नहीं होती स्टेगनोग्राफी, टेक्स्ट में भी होती है। स्टेगनोग्राफी इज डेटा हाइडिंग, डेटा को ओवरलैप करके हम हाइड करते हैं, या फिर उसको कहीं हम, देखो डिजिटल एविडेंस में भी स्टेगनोग्राफी होती है। आपके जो HPA DCO होता है ना, होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, जो आपका हार्ड डिस्क का होता है, उसके अंदर डेटा हाइड करते हैं, दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ स्टेगनोग्राफी। ठीक है, तो स्टेगनोग्राफी अलग होती है। हैशिंग का मतलब क्या है? हैशिंग इज बेसिकली अ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच इज वन वे। अब वन वे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वन वे फंक्शन है जिससे हम किसी भी चीज का डाइजेस्ट निकालते हैं, मैसेज डाइजेस्ट। फॉर एग्जांपल, कोई मैंने डेटा लिखा है 15 लाइंस का, उसका मैं एक वन लाइन हैश फंक्शन बना के उसका डाइजेस्ट निकाल रहा हूँ, जो ये सर्टिफाई करेगा कि उसके बिट्स एंड बाइट्स जो है वो करप्टेड नहीं है। वो कैसे सर्टिफाई करेगा? उसके लिए मैथमेटिकल
पूरी एल्गोरिथम्स है, वो मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हैशिंग को पढ़ना, हैशिंग की अलग अलग एल्गोरिथम्स होती है, सुना होगा तुमने MD5 SHA-1 SHA-2 राइट, ठीक है, तो ये हैशिंग है। अब हमारे जब भी डिजिटल एविडेंस को सीज करते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, बिफोर सीजिंग, ड्यूरिंग एनालिसिस एंड आफ्टर एनालिसिस द हैश वैल्यू शुड बी सेम। इन केस उसका एक भी कैरेक्टर चेंज हुआ, द कोर्ट विल नेवर एक्सेप्ट योर एविडेंस, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये नहीं कि पूरी सीक्वेंस एक भी उसका कैरेक्टर चेंज हुआ, बिकॉज हैश इज ओनली द वे इन इंडिया टिल नाउ टू डिटेक्ट, I think in the world also, it's only the way to detect that the digital evidence has been compromised or not. तो जब भी आप कहीं भी डिजिटल क्राइम सीन पे जाते हो, सबसे पहले आप उस डिवाइस को उठाते हो, उसकी इमेजिंग करते हैं, ठीक है? या अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा, असेसमेंट हुआ, सीजर, ठीक है? अब इसकी प्रोसेस में जाता हूँ। ये देखो, तुमको स्मार्टफोन मिला कोई भी, आपने उसको फॉरेंसिक टूल्स के अंदर लगाया। अब फॉरेंसिक टूल्स में लगाने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है? बट फॉरेंसिक टूल में आपने उसको लगाया, आपने उसकी इमेजिंग ली, बैकअप लिया, उसकी क्लोनिंग की, उसके आपने डुप्लीकेशन किया, अलग अलग प्रोसेस होती है, या तो डुप्लीकेशन होता है, क्लोनिंग होती है, बैकअप होता है, इमेजिंग होती है, ठीक है? वो बनाते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, हैश वैल्यू लेनी है उसको बिफोर एंड ड्यूरिंग, राइट? देन आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन मतलब अब जो इमेज बन गई है उससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट? एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करोगे। लास्ट में आती है एक चीज, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है, कोर्ट में जाके जो होना है, वहां पे आप कैसे वेरीफाई वैलिडेट कर पाओगे उस हैश से जो आपने क्राइम सीन पे लिया। तो डिजिटल फॉरेंसिक में भी दो लोग होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एक होता है एनालिस्ट। मैं एनालिस्ट हूं, मैं लैब में बैठा रहता हूँ, मुझे क्राइम सीन पे नहीं जाना है। एक है फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो कभी लैब में नहीं बैठता है, उसको सिर्फ क्राइम सीन पे ही जाना है। दोनों के बीच में इतनी समझ और इतनी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि वो जो हैश ले रहा है और मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, दोनों का हैश सेम बैठे, ना वो टेम्पर करें। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पुलिस को कोई फोन मिला, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजिटल फॉरेंसिक की जो है वो है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी इज द किलर इन फॉरेंसिक्स। इंसान के अंदर क्यूरोसिटी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में हो तो आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, बट लॉजिकली काम करने की, इलॉजिकल वाली क्यूरोसिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या करते हो, मोबाइल फोन लेके आ गए, सोचा यार फोन ही तो है, क्या दिक्कत है, अनलॉक्ड है, एक वीडियो तो सीसीटीवी की एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके बाद लैब में दे दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। अब जिसने उसको उठाया था उसने उसका हैश ले लिया था, आपने उसके अंदर एक सीसीटीवी की वीडियो देख ली, बोला चलो ठीक है, देख ली मैंने, क्या करना है, खोला है फोन, क्या करना है, या 4-5 अटेम्प्ट ही मार दिए उसको खोलने के, कुछ भी किया आपने उसके अंदर XYZ। मोबाइल फोन में दिक्कत क्या थी, डायनेमिक डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक स्टैटिक डिवाइस है, मोबाइल फोन डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस उसमें हर आप जो फिंगरप्रिंट अनलॉक करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको खोलने का अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके अंदर जो भी इमेजेस कैप्चर कर रहे हो, उसके साथ डेटा में चेंजेस आएंगे, उसकी लॉग फाइल्स में चेंजेस आएंगे। इसीलिए मोबाइल फोन में हैशिंग बहुत ज्यादा काम नहीं करती है। कंप्लीट डिवाइस का हैश हम कभी नहीं ले सकते, हम उसके अंदर की फाइल्स का हैश लेते हैं, फाइल सिस्टम का हैश लेते हैं, बिकॉज मोबाइल के अंदर हजारों एंड्रॉइड की प्रोसेसेस हैं, हजारों चीजें जो चल रही हैं, ठीक है? दूसरी चीज ये है, अब क्राइम सीन से किसी ने उसको उठाया, उसका नेटवर्क आइसोलेट नहीं किया। अब नेटवर्क क्यों आइसोलेट करते हैं, कोई मुझे यहाँ बता सकता है? सर वो सर्विसेज और कोड्स जो हम लोग एक्सेसिबल करते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं। लाइव रैम में मतलब वोलेटाइल रैम कलेक्ट करना है तो नो प्रॉब्लम। नेटवर्क आइसोलेट क्यों करना चाहिए फॉरेंसिक में? एनीवन? इसके लिए सर रीजन ये है कि अगर वो फोन नेटवर्क आइसोलेट करने का मेन रीजन ये है कि वो फोन रिमोटली कोई एक्सेस करके डेटा डिलीट कर सकता है, और उसमें मोस्ट ऑफ पेलोड आती है जिसमें कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, 35 और चलो इसके 3-4 रीजंस होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता है कि रिमोटली एक्सेस कर सकता है, ठीक है? आपने फोन उठाया क्राइम सीन से, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कोई पेंडिंग थी, वो सॉफ्टवेयर अपडेट चल दी। अभी तक फोन एंड्रॉइड वर्जन 9.1 पे था, अब 9.2 पे पहुंच गया। किसकी गलती है? आपकी। चैलेंज किसके लिए बढ़ा? आपके लिए, राइट? सेकंड चीज, फोन के अंदर फोन रूटेड था, किल स्विच या कोई भी आप जो कह रहे हो पेलोड इंस्टॉल्ड था,
किसी ने रिमोटली उसको एक्सेस करके उसका डेटा डिलीट कर दिया। फोन क्राइम सीन से लैब तक पहुंचा नहीं होगा, इन ट्रांजिट होगा और उसका डेटा पूरा वाइप हो चुका होगा। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो वहां पे उसको एक्वायर कर रहा था और दूसरा बंदा जो लैब में बैठा है, दोनों ही सोच रहे होंगे डेटा गया कहाँ। तो ये चीज ना आए इसके लिए फोन्स को हमेशा फराडे बैग्स में रखा जाता है। फराडे बैग किसको पता है यहाँ पे? एंटी स्टैटिक बैग। एग्जैक्टली, एंटी स्टैटिक बैग्स होते हैं। एंटी स्टैटिक बैग्स मतलब वो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आपका नेटवर्क या फिर RFID या फिर आपका रेडियो ट्रांसमिशन उसमें आ रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं। फराडे फैब्रिक आता है अलग से, फराडे फैब्रिक के वो बैग्स बने होते हैं लेयर्स के हिसाब से कि कौन कितना ब्लॉक कर सकता है, ब्लूटूथ ब्लॉक कर सकता है, कितनी लेयर्स ब्लॉक कर सकता है, 2G 3G 4G अलग अलग उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। ठीक है, तो फोन्स को हमेशा उन फराडे बैग्स में डाल करके ही ले जाया जाता है लैब में, और लैब में भी आप उनको खुला नहीं रखोगे, आप उनको फराडे बैग्स में ही रखोगे अनटिल अनलेस आप उसका नेटवर्क आइसोलेट ना कर दो। आज के फोन्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि eSIM आता है आजकल, जैसे एप्पल के फोन में eSIM आ रहा है, या फिर आपके जो फोन्स होते हैं कई फोन्स में आजकल सिम कार्ड लॉक्स होते हैं। सिम कार्ड लॉक में क्या है, आपने अगर फोन से सिम कार्ड निकाल दिया, खोलना उसको और मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो उस केस में आप फोन का सिम कार्ड एकदम से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? या फिर कई बार क्या होता है, फोन के अंदर वाईफाई ऑन है, कई बार आप लॉक स्क्रीन से वाईफाई आपको ऑफ करने की परमिशन वो नहीं देता है। गलती से अगर किसी ओपन वाईफाई में कनेक्ट हो गया, अगेन उसमें नेटवर्क आ सकता है, ठीक है? कई बार आप फोन का सिम निकाल भी दो, लेकिन अनोइंगली अगर उसने किसी ने उसमें सिम डाल दिया उसकी कॉल लॉग से कुछ भी चेक करने के लिए, तो भी हो जा सकता है। इसलिए बेस्ट वे इज उसको हम फराडे बैग में स्टोर करें अपनी कस्टडी में। लैब में जब उसका एनालिसिस हो रहा है तो भी उसके लिए फराडे रूम्स होता है। इंडिया में तो नहीं है बट यहाँ कुछ लैब्स में होगा, ज्यादा जगह नहीं है। फराडे रूम एक अलग से होता है जो पूरा नेटवर्क आइसोलेटेड रूम होता है, जहाँ पे नेटवर्क होगा ही नहीं। वहां पे आप फोन का एनालिसिस करते हैं, मोबाइल फोन का। लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स के अंदर भी पीकेप क्या होती है सर? वो नेटवर्क का जो अच्छा, पीकेप की फुल फॉर्म क्या होती है पहले बताओ? पैकेट कैप्चर, राइट? तो क्या है पीकेप के अंदर? लाइव नेटवर्क स्टेटस। और पीकेप किससे बनाते हैं? वायरशार्क यूज किया होगा सबने, वायरशार्क ही करते हैं। लोग का वाईफाई हैक करने का बहुत जज्बा होता है लोग के अंदर, तो वायरशार्क यूज करते हैं, मुझे पता है। एयर क्रैक एंजिन वायरशार्क आर द फेवरेट्स। सबसे पहला सिक्योरिटी पे कदम रखते हैं, सबसे पहले यही चीज करते हैं लोग, और कुछ करते ही नहीं। यही ट्रायल होता है पहले, ये देखते हैं हैकिंग सच में काम करती है नहीं करती, किसी का वाईफाई खुलेगा नहीं खुलेगा। तो पीकैप और वायरशार्क तो हर किसी को पता ही होता है, मुझे पता है, ठीक है? देखो अभी एक बहुत अच्छा टूल है आपका मैग्नेट रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा टूल लॉन्च हुआ है मैग्नेट का। देखो फॉरेंसिक में अगर हम कहें वोल्टाइल डेटा में सिर्फ आपका रैम नहीं होती है, प्रोसेसेस होंगी, उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो, ठीक है, इवेंट्स चल रहे हैं वो, इन केस ऑफ सर्वर्स क्या क्या उसमें डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो होस्ट डिवाइसेस वोलेटाइल होते हैं। आपके नेटवर्क डिवाइसेस उसके अंदर जो कनेक्टेड है, नेटवर्क अलग अलग है, वो वोलेटाइल है। प्लस उसके अलावा आपके जो ब्राउजिंग करंट चल रही है, ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑल्दो रिकवर हो जाती है, वो भी कई केस में वोलेटाइल होती है। अगर आपने इनकॉग्निटो सेशन या कुछ चला रखा है तो, ठीक है, या फिर मान लो आप कोई लाइव ब्राउजिंग कर रहे हो। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपका कैश का डेटा, ठीक है, उसके अलावा आपकी पेज फाइल होगी सिस्टम की, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जिसमें आपका बहुत वोलेटाइल डेटा होता है। तो अगर आपको वोलेटाइल डेटा का एक्विजिशन करना है तो सिर्फ आपका रैम कैप्चर इज नॉट इनफ, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एक्वायर करनी पड़ेंगी उस केस में। या तो आप पूरा डिवाइस सीज करके लाओ और उसकी फिजिकल इमेजिंग करो। अच्छा, फिजिकल इमेजिंग और लॉजिकल इमेजिंग में किसको फर्क पता है? नहीं पता होगा, आगे बताऊंगा, ठीक है? डिजिटल फोरेंसिक में बहुत कुछ बताना पड़ता है, ठीक है? तो ये है, ठीक है, ये वोलेटाइल डेटा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? देन इज इमेजिंग द हार्ड डिस्क, राइट? अब इमेजिंग पे आ गए, अब इमेजिंग बताता हूँ। अच्छा, एक बात का, इमेज का मतलब क्या होता है किसी चीज की? एग्जैक्ट कॉपी, पक्का। और क्लोन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेटिंग। क्लोन क्या होता है? अरे सेम ही होता है, कॉपी जो होता है सेम। क्लोन भी एग्जैक्ट कॉपी होता है, इमेज भी एग्जैक्ट कॉपी होती है नॉर्मल लोग की भाषा में। डिजिटल फॉरेंसिक में नहीं होती है। डिजिटल फॉरेंसिक में क्लोनिंग अलग हो जाती है, इमेजिंग अलग हो जाती है। फिर इमेजिंग भी दो टाइप की हो जाती है, एक लॉजिकल एक फिजिकल। एक होता है फाइल सिस्टम एक्वेशन, ठीक है? अब लॉजिकल क्या होता है, एक बात बताओ, विंडोज इज अ लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट?
विंडोज में पार्टीशन कैसी होती है, लॉजिकल होती है, नॉन लॉजिकल होती है? दोनों होती है ना सर। दोनों कैसे? एक फिजिकल पार्टीशनिंग भी होती है और फिर अगर हमारे पास स्पेस एरिया है तो हम लॉजिकल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। फिजिकल पार्टीशन कैसी होती है? नो द मीनिंग ऑफ टर्म्स यू आर सेइंग। एनटीएफएस सिस्टम से फिजिकली पहले पार्टीशन करते फिर बाद में देखो फिजिकल का मतलब पता है क्या है, कोई फिजिकल डिवाइस हाथ में लेते हो अगर हार्ड डिस्क, उसकी सेम टू सेम पूरी कॉपी अगर बना रहे हो, सेम टू सेम कॉपी, फॉर एग्जांपल व्हाट आई से फिजिकल इमेज मैं कहूंगा तब सक्सेसफुली बनेगी जब आप उसका पूरा क्लोन करो, एंड क्लोन इन द टर्म्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोसेसेस, एवरीथिंग शुड बी कॉपीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क व्हाटएवर इज स्टोर्ड, एंड अगर आप उस हार्ड डिस्क को किसी दूसरे सिस्टम में लगाते हो, यू शुड बी एबल टू बूट द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम that was booted into the last computer from that hard disk. That is actually what is called a physical image. And what is logical image? Logical image means the selective data copy. Whatever data you are trying to copy, there is a selective data. What is selective data? जिसमें आपका वॉल्यूम शैडो कॉपी नहीं आता है, उसमें आपका स्लैक स्पेस नहीं आता है, उसमें आपका क्या कहते हैं ये जो भी आपके HPA DCO वगैरह है वो नहीं आता है, ठीक है? तो उसके अंदर आपका जो भी फर्मवेयर रिलेटेड डेटा होगा या हार्ड डिस्क की अपनी सेटिंग्स फाइल्स होंगी वो कभी नहीं आती है, या फिर उसका जो अनपार्टीशन स्पेस होता है वो नहीं आता है, सिर्फ आपका जो एक्टिव डेटा है, द एक्टिव डेटा इज कॉपीड इन केस ऑफ लॉजिकल पार्टीशनिंग और लॉजिकल इमेजिंग, ठीक है? और एक्टिव डेटा क्या है, जो अभी आपका रिसाइड कर रहा है करेंटली, जो डिलीट हो गया वो नहीं आएगा। फिजिकल में क्या है, आपने पूरा क्लोन बनाया है, जो डिलीटेड है वो भी रिकवर हो सकता है, जो आपकी प्रोसेसेस है उसके अंदर की वो भी आप व्यू कर सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट भी कर सकते हो। तो वैसे तो हम प्रेफर करते हैं इन डिजिटल फोरेंसिक्स फॉर अ फिजिकल इमेज, बट हर जगह फिजिकल इमेज पॉसिबल नहीं होती। मुझे 10 टेराबाइट का रेट सिस्टम मिला है तो मैं उसकी फिजिकल इमेज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 10 टेराबाइट के रेट सिस्टम की फिजिकल इमेज बनाना इज इलॉजिकल और आपको एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा। आई विल जस्ट डू द लॉजिकल इमेजिंग जितना मुझे डेटा उसके अंदर से चाहिए, वेदर 1 TB और 2 TB और व्हाटएवर, ठीक है? अगर आपको 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मिलती है 1 TB की, उसके आप आराम से फिजिकल इमेज बना सकते हो, और फिजिकल इमेज उस केस में बनानी चाहिए जब आपको पता ना हो एविडेंस कहाँ रिसाइड कर रहा है, क्यों रिसाइड कर रहा है और कैसे मिलेगा। जब आपको पता ही ना हो एविडेंस क्या है तो उस केस में फिजिकल इमेजिंग इज ओनली प्रेफरेबल, या फिर दूसरा मेथड होता है आप डिवाइस सीज कर लो, डिवाइस सीज कर लो, डेटा उसको क्लोन कर लो, उसको एनालाइज कर लो। और दूसरी चीज, आप इमेजिंग क्यों करते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे? अच्छा इमेजिंग की तो बात होगी, इमेजिंग करते क्यों? ताकि ओरिजिनल वाले डिवाइस में कोई चेंजेस ना हो when you are Yeah. actually testing it, so the changes should not be in the जोर से खड़े होके original. बोलिए, आइए सबको पता चले। There should not be changes in the original device or else it is considered tampered. That is why all the testing is done on the evidence and then it is actually presented. एग्जैक्टली राइट। जो आपका ओरिजिनल डिवाइस है आप उस पर कभी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल डिवाइस के एनालिसिस में अगर गलती से भी उसमें कोई चेंज हो गया तो आपका एविडेंस वहीं पे टेम्पर हो जाएगा, राइट? इसलिए ओरिजिनल डिवाइस पे तो कभी काम करते ही नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल डिवाइस की जब इमेजिंग कर रहे हैं उसमें भी एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं राइट ब्लॉकर। और राइट ब्लॉकर क्या करता है? राइट ब्लॉक के नाम से समझ में क्या आ रहा है? इट मेक्स द डेटा ओनली रीडेबल। आप सिर्फ उस डिवाइस के डेटा को रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हो पेस्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ भी कट नहीं कर सकते हो। कभी भी राइट ब्लॉकर में किसी डिवाइस को लगाते हो वहां पे कट का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन, न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन आएगा ही नहीं, बिकॉज आपने उसके जो राइट पोर्शन को ब्लॉक कर दिया। आप उसको सिर्फ रीड ओनली बना रहे हो। रीड ओनली इसलिए बना रहे हो ताकि जो डेटा है वही उसमें कॉपी हो, कुछ नया डेटा कॉपी ना हो। अनइंटेंशनली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपकी किसी भी कनेक्टेड ड्राइव में कुछ ना कुछ चेंजेस बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में हर डिवाइस जो कनेक्ट हो रहा है उसकी एक ना एक एंट्री होती है, ठीक है? उसकी एक हाइव होती है यूएसबी की जिसके अंदर आपकी एंट्रीज होती हैं, ठीक है? अब अगर आप उन एंट्रीज को एनालाइज करो तो उसके अंदर आपका जब भी फर्मवेयर, हार्ड डिस्क का फर्मवेयर और आपके लैपटॉप का फर्मवेयर इंटरेक्ट कर रहा है तो कुछ फाइल्स क्रिएट और डिलीट होती हैं। दैट इज एक्चुअली कॉजिंग यू चेंजेस इनटू द हार्ड डिस्क अनइंटेंशनली। तो उसमें क्या होगा, फाइल की जो मैक डिटेल्स हैं, मैक मतलब, अच्छा फॉरेंसिक में मैक डिटेल्स हमेशा याद रखना, मैक मतलब कंप्यूटर का मैक नहीं, मैक मतलब मॉडिफाइड एक्सेस क्रिएटेड, MAC। कोई फाइल कब लास्ट मॉडिफाई हुई थी, कब एक्सेस हुई थी, कब क्रिएट हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
हैश वैल्यू के साथ ये भी काम आता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला मैंने इस सिस्टम की इस फाइल को कभी दोबारा छेड़ा ही नहीं एक्वायर होने के बाद, और उसकी मॉडिफाइड डेट 2 दिन पहले की बता रहा है, तो मतलब एक्चुअली आपने वो फाइल खोली है। हैश वैल्यू तो बताएगी, साथ में मैक डिटेल्स भी आएंगी। तो कभी भी आप एविडेंस को कैप्चर करते हो तो मैक डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कह रहा था एक वीडियो को अगर आप एक बार खोल देते हो या फिर अगर आप एक बार उसको चला लेते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज नहीं होती। डिजिटल फॉरेंसिक में उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उससे वो चीज दोबारा कभी यूजेबल होगी नहीं, वो टेम्पर्ड हो जाएगी। तो मैक डिटेल्स को हमेशा याद रखना। मैक डिटेल्स, हैश वैल्यू, ये कुछ टर्म्स है फॉरेंसिक के जो हमेशा याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, पैक एंड सील द एविडेंस। आप प्रोटेक्शन उसको फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज से प्रोटेक्ट करना है हमको, नेटवर्क एक्सेस से, ठीक है, उसको हमको एक्सटर्नल फैक्टर से। लाइक आप डिजिटल एविडेंस को जब भी स्टोर करते हो, कभी किसी अगर सर्टिफाइड लैब में कभी जाओगे ना, सर्टिफाइड लैब में अगर किसी ने इंटर्नशिप की काम किया होगा, वहां पे रोज आपका जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसके चेक्स लिए जाते हैं। वहां पे रोज आपका एक बंदा आएगा जो आकर के वहां की ह्यूमिडिटी कितनी वो चेक करेगा, टेम्परेचर कितना है, वहां पे क्या क्या वेरिएशन है। क्यों? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव द सम और अदर इम्पैक्ट ऑन योर डिजिटल डिवाइसेस। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, आपके मोबाइल फोन से अगर वहां स्टोर कर रहे हो खराब हो जाएंगे, आपके स्टोरेज डिवाइसेस वहां स्टोर कर रहे हो खराब हो जाएंगे। इसीलिए जो भी लैब्स होती हैं उनको रेजिस्टेंट बनाया जाता है टू एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, ह्यूमिडिटी चेंजेस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहां पे, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको उसको फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना है। प्लस आपकी हार्ड ड्राइव जो होती है उनको हम बबल रैप में रैप करते हैं। बबल रैप क्या होता है देखा किसी ने? एक पन्नी आती है, छोटे छोटे बबल्स बने होते हैं, उसको बच्चों ने फोड़ते भी थे, बहुत मजा आता है उसको, लोग यूज करते हैं, मुझे पता है। तो बबल रैप वो क्यों होता है? आपकी ड्राइव अगर नीचे भी गिरेगी तो उसमें इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर ड्राइव नीचे गिर गई, उसका हेड डिसलोकेट हो गया, खत्म तो नहीं होगा डेटा, बट हाँ ये आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी। ड्राइव को खोल के उसको रिपेयर करो, सब कुछ करो, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। मेहनत को हमको कम करना है। तो डिजिटल फॉरेंसिक में वैसे ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, कम नहीं है। डेटा रिकवर करना ही सबसे बड़ी मेहनत है, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना सकते, ठीक है। फिर पैकेजिंग में क्या है? पैकेजिंग में भी नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिस प्लेस से जिस प्लेस में जा रहा है, तो एक टर्म होती है चेन ऑफ कस्टडी। खुशबू जी इसके बारे में बहुत बेटर बताएंगे, चेन ऑफ कस्टडी, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में जो आती है, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी क्या है? चेन ऑफ कस्टडी नाम से क्या पता चल रहा है? मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, वो सब किसके पास एविडेंस है, क्या स्टेट Logs. वो उसको हैंडल कर रहा था, फिर वो प्रिजर्व करने के लिए किसके पास गया, वेरी गुड, राइट। ownership. एविडेंस क्राइम सीन से उठने से लेके उसके डिस्पोज होने तक, उसकी ओनरशिप किसके पास थी, किस पर्पस से थी, किस टाइम से किस डेट तक थी, एवरीथिंग इज इन द चेन ऑफ कस्टडी। फर्स्ट रिस्पोंडर ने मुझे दिया, मैंने लैब में एनालिसिस करके उसको वहां के लैब असिस्टेंट को दिया, लैब असिस्टेंट के हाथ से हो गया वहां के स्टोरेज प्लेस पे, स्टोरेज प्लेस से फिर उसको कोई उठा के लाया, फिर उसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट में जज के हाथ में आया, जज के हाथ से फिर उसमें क्या सब कुछ। चेन ऑफ कस्टडी मींस किस किस के हाथ में एविडेंस जा रहा है, क्यों जा रहा है, लॉफुल है अनलॉफुल है, वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी ही ये बताएगी कि उस पर लॉफुल एक्सेस हुई है, अनलॉफुल एक्सेस हुई है। अगर चेन ऑफ कस्टडी कहीं ब्रेक हो रही है, अगेन द एविडेंस विल नॉट बी कंसीडर्ड, टेम्पर्ड, ठीक है। और लास्ट में फिर आता है आपका लैब में उसको एनालिसिस के लिए हमने भेज दिया। अब लैब में वो चले गए, लैब के प्रोसीजर अलग होते हैं, फिर लैब के अंदर एक एनालिस्ट बैठा होगा या इन्वेस्टिगेटर बैठा होगा, एग्जामिनर बैठा होगा, अलग अलग नाम है मुझ जैसे, जो उसको सिर्फ एनालिसिस करते हैं। अब वो एनालिसिस कैसे करेंगे वो अलग क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे लिस्ट रखी है मैंने कि पहले के जमाने में क्या क्या पोटेंशियल एविडेंसेस होते थे, ठीक है, आज के टाइम पे कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले के जमाने में हमको पता था हार्ड डिस्क है, रिमूवेबल मीडिया, यूएसबी ड्राइव है, आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस मतलब मोबाइल फोन से आपके, ठीक है, आईपॉड हो गए, कैमकॉर्डर्स हो गए, ये सब कुछ। आज के जमाने में चीजें चेंज हो रही हैं। यूएवीज के बारे में लोगों ने सुना होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स, जिसको हम बोलते हैं ड्रोन, हर शादी में यूज होता है आजकल, वीडियो फोटोग्राफी, पिज्जा डिलीवरी का बोलिए ड्रोन से, मुंबई में तो ज्यादा प्रेवलेंट होगा ड्रोन का यूज। देन टू या दिल्ली, ठीक है। देन आपका सीसीटीवी, हर किसी ने देखा होगा, यहाँ भी लगे हुए सीसीटीवी कैमरास, दे आर आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एविडेंस। कभी कभी क्या होता है ना, पूरा केस में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक सीसीटीवी काम कर देता है, ठीक है। स्पेशली जब हिट एंड रन केस होते हैं बाइक वगैरह के, टूल्स पे, इन चीजों में तो सीसीटीवी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल एविडेंस। देन आपका आईओटी डेटा, आईओटी डेटा क्या है? सबके हाथों में जो बजी हुई स्मार्ट वॉचेस हैं, ये आईओटी डिवाइस है, ठीक है। आईओटी डिवाइस इसलिए क्योंकि इसका भी डेटा वोलेटाइल है,
स्मार्ट वॉच का अगर एक्वेशन करने की कोशिश करोगे इसका डायरेक्ट एक्वेशन नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल होता है इसमें, तो ये भी वोलेटाइल है, राइट। देन नेक्स्ट आपका आता है सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या है? व्हाट्सएप की चैट्स सबसे ज्यादा कारगर होती है। डाइवोर्स केसेस में तो व्हाट्सएप की चैट्स ही लाई जाती है जब कुछ नहीं होता है। तो मेरी पति का किसी के साथ अफेयर था, व्हाट्सएप की चैट है, ये है वो है, हाँ बहुत से केसेस चलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है एक्टिव डेटा, मेटा डेटा, रेसिडुअल डेटा, वोलेटाइल डेटा। 4 टर्म्स है। एक्टिव डेटा जो प्रेजेंट है, ठीक है। मेटा डेटा, अच्छा मेटा डेटा क्या होता है? डेटा पे डेटा, बहुत बढ़िया, यही पढ़ाते हैं, मेरे को पता है। डेटा के अंदर छिपा हुआ डेटा, मेटा डेटा। मेटा डेटा कुछ नहीं है, जो मैक डिटेल्स बोल रहा हूँ MAC, दैट इज मेटा डेटा। फाइल कब मॉडिफाई हुई, एक्सेस हुई, क्रिएट हुई, फाइल का टाइप क्या है, फाइल का साइज क्या है, किस डिवाइस पे बनी थी, किस डिवाइस पे एक्सेस हुई थी, कहां से एक्सेस हुई थी, किस टाइम पे किसने एक्सेस की, कौन यूजर था, किसके पास प्रिविलेजेस थे नहीं थे, सब कुछ आपका मेटा डेटा है। EXI, हाँ वो कुछ एक्सचेंज होता है। EXIF, EXIF, अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। EXIF क्या होता है? उसमें सर मेटाडेटा निकालते हैं, इमेज का मेटाडेटा, फोटोज का। हाँ मेटाडेटा खाली फोटोज में ही होता है ना, और सब नहीं नहीं, होते सब वीडियोस में होता है, जीपीएस में होता है। सब कुछ में होता है, ठीक है। EXIF एक टूल है सिर्फ, EXIF एक टूल है, ठीक है, ओपन सोर्स। EXIF इज नॉट मेटाडेटा, मेटाडेटा इज डिफरेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है रेसिडुअल डेटा। रेसिडुअल डेटा क्या है? रेसिड्यू क्या होता है? केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। बचा हुआ डेटा, डेटा के बिट्स बचे हुए हैं उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके डेटा बना रहे हैं। जैसे कई टूल्स हैं आपकी जो डेटा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, डेटा के कुछ बिट्स करप्ट हो गए, हमने उनको रिकंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट करके जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फाइल में जो एक्सटेंशन मिसमैच होता है, मैंने एक्सटेंशन उसका चेंज कर दिया, मैं क्या करूंगा उसके मैजिक नंबर से डिटेक्ट कर दूंगा फाइल कौन सी है, उसके मैजिक नंबर को चेंज कर दिया तो फाइल वापस खुल जाएगी। जेपीजी को आप .bat बना दो या कुछ भी बना दो, वापस जेपीजी बन सकती है और दोबारा खुल सकती है। दैट इज एक्चुअली व्हाट इज मेकिंग एविडेंसेस फ्रॉम रेसिडुअल डेटा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे क्लाउड वर्कस्पेसेस भी है, गेमिंग कंसोल्स भी है। गेमिंग कंसोल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि जितनी भी एंटीमिशन एक्टिविटीज हैं गेमिंग कंसोल्स के जरिए ज्यादा होती है। गेम्स में आजकल ज्यादा एक चीज यूज की जा रही है, आइडियोलॉजीज और थिंग्स, ठीक है। एंड क्लाउड वर्कस्पेस तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही, हर किसी का डेटा क्लाउड पे है, फोन्स के अंदर भी है। iTunes आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। आपका जो iTunes का एक्विजिशन करते हैं, गूगल का आपके जो ये गूगल बैकअप्स का एक्सेस हम करते हैं, जीमेल का डेटा निकालते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आवर। नाउ इंटीग्रिटी का मैंने आपको बता दिया था कि हैक्स क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका एविडेंस से कोई भी फाइल जो होती है उसके अंदर हम हैक्स रखते हैं, जो कि आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है। या तो वो आपका 32 हेक्सेट्स मतलब, अच्छा हेक्सेट्स किसको होता है? हेक्स के बिट्स को हेक्सेट्स बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो हेक्स में अगर देखेंगे तो 32 हेक्सेट्स का होता है, MD5 में अगर देखेंगे तो 128 बिट का होगा, SHA-1 आपका होता है 160 बिट का, ठीक है। SHA-256 कितने का होता है? SHA-512 या नाउ अगर आपको फोरेंसिक करना है कहीं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो आप लोग स्टूडेंट्स हो, टूल तो खरीद सकते हैं, मुझे पता है, ओपन सोर्स टूल्स का यूज करो। बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू फोरेंसिक शुरू कर सकते हो और सीख सकते हो। बाद में फिर गो टू द पेड टूल्स व्हेन यू आर वर्किंग देयर, या फिर जब आपको इंटर्नशिप मिलती है ऑर्गेनाइजेशन आपको देंगी वो टूल्स, ठीक है। ओपन सोर्स लैब बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? सबसे पहले तो डिटरमाइन करो कि आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। वीडियो फोरेंसिक्स करना है, इमेज फोरेंसिक्स करना है, मोबाइल फोरेंसिक करना है, या आपको डिस्क फोरेंसिक करना है, डेटा रिकवरी करनी है, ब्लॉकचेन फोरेंसिक करना है, आपको क्या फोरेंसिक करना है, किस चीज का करना है? एक टूल सब कुछ नहीं करता है फोरेंसिक में, हर चीज के लिए अलग टूल है, हर टूल की अलग कॉस्ट है, हर टूल की अलग प्रोज एंड कॉन्स है। मोबाइल फोरेंसिक में 25 टूल्स है, एक जो आपका डेटा रिकवरी करता है अच्छी तरह, एक जो आपका अच्छी तरह डेटा एक्सट्रैक्शन करता है, एक जो आपका अच्छी तरह डेटा का एनालिसिस करता है, एक जो आपको सिर्फ क्या बोलते हैं यूएसबी इनपुट आउटपुट देगा, ऐसे अलग अलग टूल्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा है डिटरमाइनिंग द यूजर्स इन द लैब, ठीक है। आप अगर ओपन सोर्स लैब अपनी छोटी सी बना रहे हो घर के अंदर भी, तो आप कितने यूजर्स हो उसके अंदर? फॉर एग्जांपल आप डेटा शेयरिंग भी करने वाले हो, कुछ किसी नेटवर्क में बनाने वाले हो, ठीक है, या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड का यूज कर सकते हो उसके अंदर वीएम्स बना करके, या फिर अपने पर्सनल लैपटॉप में वीएम्स का यूज कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स का। अगर उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक्सेस करना है, तो नेट का यूज कर सकते हो, अलग चीजों का यूज करके उसको बना सकते हो, फाइन।
देन थर्ड है आपका सॉफ्टवेयर और टूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे DFI Diva, लिख लो DFI.diva, ये बहुत एसेंशियल वेबसाइट है। इसमें सब कुछ है डिजिटल फोरेंसिक के बारे में, फ्रॉम कोर्सेज टू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दूसरी वेबसाइट लिख लो CFERDS, इसके अंदर फोरेंसिक के डेटा सेट्स मिलेंगे, रेडीमेड बनी हुई इमेजेस, उनका एनालिसिस करके चेक करो कैसे क्या डेटा चेंजेस होते हैं। प्लस अगर आपको अपने खुद के ट्रायल के लिए करना है, एक खुद से फाइल बनाओ, उसको डिलीट करो, श्रेड करो, उसको फॉर्मेट करने की कोशिश करो अपनी स्टोरेज मीडिया को, उसको खुद से रिकवर करने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कितना डेटा रिकवरेबिलिटी होती है, कितनी नहीं होती है, बिकॉज थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। देन नेक्स्ट है आपका इंस्टॉल करो आप टूल्स को, हर केस को आप टेस्ट करिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर बनाओ कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन, जो भी आपके टूल्स हैं उनके वर्जन्स वगैरह चेक करो, जितने अपडेट्स आते हैं अपडेट्स लो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मार्केट में लेटेस्ट चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितने भी फ्री वेबिनार्स होते हैं आपके अच्छी कंपनीज है, जैसे आपका एमसेम है, आपका मैग्नेट है, आपका सेलिब्राइट है, ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं एक्सटेरो है, अलग अलग कंपनीज हैं जो आपके फ्री टूल्स भी देते हैं, जो आपके कुछ CTFs भी करवाते हैं, वेबिनार्स करवाते हैं, उनको अटेंड करो, पता करो टूल कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग देखो और उसके बाद उन टूल्स का ट्रायल लेकर के उनको यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। नेक्स्ट, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे नाम दे रखे ओपन सोर्स टूल्स की लिस्ट, कोई अगर फोटो खींचना चाहता है खींच सकता है, सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं आपके। PPT will be provided to you, PPT मिल जाएगी, कोई तो मुझे पता है PPT सबसे पहले चाहिए होती है सेशन सेशन सुनो बाद में PPT पढ़ लेंगे, बहुत PPT will be provided to you guys on the next week में, ये भी है। अब यहाँ पे एक चीज है ओपन सोर्स टूल्स और कमर्शियल टूल्स में मैंने डिफरेंस दे रखा है, ये मैं समझाऊंगा नहीं है, खुद समझ लेना PPT अगर मिल जाएगी तो, ठीक है, कि कमर्शियल टूल्स यूज करने का क्या प्रोस एंड कॉन्स है और ओपन सोर्स टूल्स में क्या है। नेक्स्ट, नाउ सिक्योरिटी इन फोरेंसिक्स, जो मैंने कहा था टू एज स्वॉर्ड, सिक्योरिटी लोगों के लिए अच्छी है, हमारे लिए बुरी है, ठीक है। Computer may have been used in the commission of crime or it may have been target, thus the data might be vital to law enforcement, while also the system may contain some hidden files essential to maintain national security and which could be hidden because of the security inside the mobile, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंज करता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो देखो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे पास हैं, ये लास्ट स्लाइड में ये हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं। डेटा एन्क्रिप्शन, सबको पता होगा एन्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। एन्क्रिप्शन क्या होता है, वन वे हैश मत बोलो, एन्क्रिप्शन क्या होता है, डेटा ऑब्फस्केशन अलग होता है, converting the data into format which is not readable, easily readable. ओके फाइन। Not easy readable. नेक्स्ट, डेटा हाइडिंग, Steganography. स्टेनोग्राफी, जैसे मैंने बोला था HPADCU, HP क्या होता है, पोस्ट ट्रैक्टेड डेटा क्या होता है, सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन करके फोल्डर देखा है कभी इसमें आता है ड्राइव के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ HPADCU। अब HPADCU क्या होता है वो बाद में डिटेल में पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवर्ड कम्युनिकेशन, क्या होता है, टॉर, सबने यूज किया है, टॉर किस किसने यूज किया, हाथ खड़े कर लो, सच बताना झूठ मत बोलना। वाओ, टॉर यूज करना लीगल होता है इलीगल होता है, नहीं लीगल है, इलीगल होता है, किसने बोला, लेकिन टॉर यूज करने से अपना ISP फ्लैग देते हैं, हां फ्लैग देते हैं, क्या करता है, फ्लैग देता है, फ्लैग फ्लैग देता है, मतलब कि ये यूजर ISP मतलब टॉर यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो टॉर यूज करना लीगल है, जब इलीगल है तो यूज क्यों कर रहे हो फिर, तो सब क्रिमिनल हो मतलब, लेकिन इंडिया में बैन नहीं है टॉर यूज करना। किसने बोला, तो इंडिया बैन कर देगा तभी इलीगल होगा, मैं देख लीजिए ये है। ध्यान रखना, लॉयर के सामने बोल रहे हो, याद रखो, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, ठीक है, याद रखना।
अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो गया ना, टॉर बैन हो जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से लीगल कुछ नहीं होता है, द पर्सपेक्टिव मैटर्स, ठीक है। सिक्योरिटी एंड रिसर्च यूज करोगे तो इलीगल नहीं है, अगर लीगल काम यूज करोगे फिर तो इलीगल ही है, ठीक है। और वैसे भी यूज मत किया करो, उसमें बहुत डेंजर्स भी होते हैं टॉर को यूज करने के। आप जिनको ट्रैक करने की कोशिश करो, कभी गलती से उन्हें आपको ट्रैक कर लिया तो आपके साथ क्या हो सकता है वो आप भी समझ नहीं सकते हो, वो अलग तरीके से समझ सकते हो आप, जब आपके साथ होगा वो कोई नहीं समझा पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंटी फॉरेंसिक्स, यहाँ पे एक बंदे ने बोला था ऑब्फस्केशन। सिमिलरली एक टेक्निक होती है क्लॉकिंग। क्या होती है क्लॉकिंग? एक वेब टेक्निक है, आपकी वेबसाइट जो होती है उसको रिडायरेक्ट करना, उनके एक्सटेंशन चेंज करना, डीएनएस चेंज करना, दैट इज एक्चुअली क्लॉकिंग। ऑब्फस्केशन का मतलब क्या होता है? डेटा जो है उसके ऊपर कुछ हमने डेटा हाइड कर दिया, चिपका दिया, या उसको हमने फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज होती है ना उसको काट देते हैं, दैट इज एक्चुअली ऑब्फस्केशन। हमने डेटा के बीच के बिट्स को करप्ट कर दिया ताकि कंप्लीट डेटा रीडेबल फॉर्म में ना हो, तो दैट इज ऑब्फस्केशन ऑफ डेटा। Then next comes now legal perspective of privacy and evidence collection. Legal perspective अब मैं explain नहीं करूंगा, legal perspective वहां से explain होगा, ठीक है। आगे चल देते हैं। Now policies to govern data between law enforcement and intermediaries, वो भी वहीं से explain हो जाएगा। और अब लास्ट में आता है सोशल मीडिया, क्लाउड वर्कस्पेसेस एंड IoT, ठीक है। देखो सोशल मीडिया, क्लाउड वर्कस्पेसेस, इनके अलग चैलेंजेस हैं, बिकॉज़ क्लाउड में आप कंप्लीट क्लाउड का एक्विजिशन नहीं कर सकते हो, आपके पास जुरिडिक्शन चैलेंजेस होंगे। सोशल मीडिया में टेलीग्राम है, ट्विटर है, डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगेन एक चैलेंज है। प्लस उसके अलावा उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एन्क्रिप्शन है, हजारों टेक्निक्स है जिनके जरिए उनका डेटा एक्वायर नहीं हो सकता। आपको यूजर का फोन भी मिल जाए, अनलॉक्ड फोन भी मिल जाए, फिर भी आप उसका टेलीग्राम या व्हाट्सएप डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकते हो अगर उसने 2FA लगा रखा है। इन दैट केस यू विल बी रिक्वायरिंग द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन सिर्फ वो दे सकता है, तो वहां पे फिर अगेन एक चैलेंज आ जाता है। नाउ आगे, नाउ मोबाइल फोन, ये है चैलेंज। अगर मोबाइल फोन का एक्विजिशन करना है, कुछ मोबाइल फोन्स में दिक्कत क्या होती है, जैसे मेरा फोन है, फर्स्ट थिंग इट कैन नॉट बी पावर्ड ऑफ डायरेक्टली। व्हाई? आजकल मोबाइल फोन्स में ये फैसिलिटी आती है कि पावर ऑफ करने के लिए भी आपको डिवाइस का पासवर्ड डालना पड़ता है। क्राइम सीन से आपको मोबाइल फोन मिला, यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ ऑन ए फोन। आपने उसके नोटिफिकेशन बार को नीचे लाए, आपने कहा इसका नेटवर्क एक्सेस डालता हूं, नेट बंद करता हूं, इंटरनेट नहीं हुआ, वाईफाई बंद करने की कोशिश की, नहीं हुआ, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, अब आपको पता भी नहीं है फोन क्या है। एप्पल तो चलो एप्पल के आइकन से बदल जाता है, एप्पल है, कोई दूसरा फोन होगा उसमें आपको पता भी चलेगा डायरेक्टली। आजकल फोन्स के पीछे लेबल्स नहीं होते हैं कि वीवो का फोन है, कौन सा मॉडल है, क्या है, फोन के पीछे कोई लेबल नहीं आता। आजकल क्लीन फोन आता है एकदम, लोग लेबल हटा करके फेंक देते हैं, कवर लगा लेते हैं, तो फोन आपको हाथ में मिलेगा, आपको पता नहीं होगा कौन सा मॉडल है, क्या है, ठीक है। उस केस में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गूगल लेंस का यूज करके फोटो खींच के देखते हैं कौन सा है, ठीक है, लेकिन उसकी भी टेक्निक है, फाइन। अब देखो फोन के अंदर कितने ओएस है, अगर देखोगे तो आज के टाइम पे iOS है, एंड्रॉइड है, ब्लैकबेरी तो अभी कुछ रिकवरी करेगा, कई बार वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे करेगा, उसमें वाइड डिवाइसेस कवर हो जाते हैं, या फिर कई बार वो एक प्रोसेसर फैमिली के हिसाब से करता है। आप प्रोसेसर फैमिली भी उसने ली है, तो हर प्रोसेसर फैमिली के ऊपर अलग ओएस है, हर प्रोसेसर फैमिली के ऊपर अलग सिक्योरिटी पैचेस हैं। तो मोबाइल फोरेंसिक्स में तो आप ये भूल के भी बोल नहीं सकते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है, ये मोबाइल फोन है और इसको मैं इस टूल में लगाऊंगा तो 100% इससे रिकवरी हो जाएगी, इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट से। अच्छे नामी टूल्स हैं जिनके अंदर कई फोन लगाओ डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, बिकॉज द रीजन इज, और सबसे बड़ी बात है फोन हमको क्योंकि अनलॉक मिल रहा है ना, अनलॉक में ऑटो डिटेक्शन नहीं होता है, आप उसका डेवलपर मोड ऑन नहीं कर सकते हो, यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो एक्विजिशन के मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं, कुछ यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं बता देता हूँ। एडीबी होता है, एंड्रॉइड डीबग ब्रिज, उससे हम करते हैं, ठीक है। फिर आपका उसके बाद क्या होता है, ब्रूट फोर्स पासवर्ड, जो कि इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। अगर 16 डिजिट का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने बैठोगे तो कितने साल निकल जाएंगे, शायद सब कुछ खत्म हो जाए तब भी नहीं होगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा मेथड आता है कि आपने फोन पे फोर्स एक्सेस ली है, लाइक EDL, इमरजेंसी डाउनलोड मोड से, हाँ उसमें रिकवरी ओएस डाल रहे हैं, ठीक है।
हम TWRP के थ्रू उसकी रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम उसका लास्ट में हम बोलते हैं चिप ऑफ, बहुत फैंसी टर्म है चिप ऑफ, फॉरेंसिक्स का मतलब चिप ऑफ है। चिप ऑफ होता क्या है? चिप ऑफ कुछ नहीं है, उस फोन की चिप को निकाल करके JTAG पोर्ट्स होते हैं, या तो उसको शॉर्ट करके EDM में ले आओ, या फिर JTAG पोर्ट्स के जरिए उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो। JTAG भी नहीं काम किया तो फिर हम क्या कहते हैं, चिप ऑफ के जरिए उसकी चिप को निकाल के हम सिमिलर JTAG के उसके क्या कहते हैं जो अलग अलग आपके, फॉर एग्जांपल अब मैं क्या समझाऊं, जो अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग स्लॉट्स आते हैं, स्लॉट्स में लगाया, उसके बाद उसको यूनिवर्सल प्रोग्राम में डाल करके प्रोग्रामिंग करके उसका हम डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं मैनुअली। बट सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ, जो डिवाइस का एक्विजिशन फिजिकली हो सकता है, चिप ऑफ में भी वही डिवाइस का एक्विजिशन हो पाएगा। चिप ऑफ कोई अलग टेक्निक नहीं है, ठीक है। चिप ऑफ का मतलब यह है हार्डवेयर चिप बेस्ड रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन चिप ऑफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटीग्रिटी की। आपने हार्डवेयर की चिप निकाल के उसका डेटा एक्वायर करके ले तो लिया, लेकिन इंटीग्रिटी वेरीफाई करने में वहां पे बहुत दिक्कत आती है कि इसी डिवाइस का डेटा है, बिकॉज एक बार चिप निकल गई तो फिर अब वो उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एक अलग प्रॉब्लम आती है चिप ऑफ। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर मोबाइल फॉरेंसिक में रिकवरी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है। एक है फैक्ट्री रीसेट लॉक, FRL, किसको पता है? यहाँ किसी के पास अगर फोन लॉक्ड पड़ा है, वो अपने फोन को मैनुअली फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकता है फोर्सफुली। कुछ फोन्स होंगे जिसमें अलाउ करता है, मैक्सिमम फोन्स में अलाउ नहीं करता है FRL। पहले क्या होता था, फोन को रिकवरी मोड में ले जाते थे, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबा करके उसके बाद हम फैक्ट्री रीसेट कर देते थे फोन को, खत्म कहानी। आज वो चीज नहीं होती है। फैक्ट्री रीसेट लॉक या फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन डिवाइस में होता है। तो अगर आप डिवाइस का पासवर्ड खो गया और आप चाहते हो उसका डेटा भी मुझे नहीं बचाना है, बस का लॉक तोड़ देना है, वो भी बहुत मुश्किल काम है आजकल, क्योंकि वो भी नहीं होता है। और डिवाइस जब लॉक्ड है तो उसके अगर USB पोर्ट भी ब्लॉक्ड है, जैसे लॉकडाउन मोड होता है एप्पल में या कुछ डिवाइस में और भी आता है, उसके जरिए उसके फिर USB पोर्ट से आप उस पर डायरेक्टली फाइल एक्सेस भी नहीं होगा, सिर्फ चार्जिंग की परमिशन होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका लॉकडाउन मोड में यहाँ पे लिखा था, नेक्स्ट है आपका eSIM और रिमोट एक्सेस। एप्पल ने eSIM लॉन्च कर दिया है, फिजिकली आप डिवाइस का सिम निकाल नहीं सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं फराडे बैग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि एप्पल के अंदर जो डिवाइस एप्पल 14 से ऊपर या 16 से ऊपर उसने जो बोला है कि उसमें सिर्फ eSIM आएगा। eSIM में क्या है, फिजिकल सिम स्लॉट है ही नहीं, तो आप फिजिकल सिम निकाल नहीं पाओगे। डिवाइस के अंदर eSIM इंस्टॉल्ड है, डिवाइस को आप जब तक स्विच ऑफ नहीं करोगे उसकी नेटवर्क एक्सेस नहीं जाएगी, या फिर आप उसको खोल लो। और क्राइम सीन पे अगर आप सोचते हो मैं फोन को खोल लूं, तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कोई नहीं खोल सकता है। ये बहुत फैंसी चीज है कि यूफेट से आप कर लो एक्वेशन, इससे कर लो, अलग अलग टूल से उनसे कर लो, खुल जाता है। बट सबके अपने लिमिटेशंस है, कुछ लोग खोल देते हैं, कुछ नहीं खोल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योर वाइपिंग भी एक अलग टेक्निक है कि आजकल डिवाइस को आप वाइप भी नहीं कर सकते हो रिमोटली। जैसे गूगल का किसी का डिवाइस खोला तो किसी ने गूगल लॉक लगा रखा है, उसने गूगल FRP लगाया। किसी का डिवाइस खो जाता है तो गूगल से हम गूगल ट्रैकिंग का हमको मैकेनिज्म देता है, क्या होता है उसका नाम, फाइंड माय डिवाइस, राइट। फाइंड माय डिवाइस से क्या कर सकते हो, लॉक लगा सकते हैं, FRP लगा सकते हैं, सिक्योर लॉक। और दूसरा क्या होता है, सिक्योर वाइप। डिवाइस जैसे ही चालू होगा वाइप हो जाएगा, जैसे नेटवर्क में आएगा। कोई आपको फोन मिला उसमें गूगल का फाइंड माय डिवाइस का लॉक लगा है, सिक्योर वाइप, जैसे ही आप डिवाइस को चालू करोगे नेटवर्क एक्सेस आएगी, तुरंत डेटा गायब। और वो जो गूगल का लॉक होता है उसको तोड़ना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। फोन के लॉक को तो बाद में तोड़ोगे, पहले वो उस लॉक को तोड़ोगे, तो अगेन एक चैलेंज आ जाता है। फिर आपका है प्रिवेंटिंग डेटा मॉडिफिकेशन। जैसे एप्पल का एक फीचर होता है सिक्योर एन्क्लेव, ठीक है। सिक्योर एन्क्लेव जो आपके डेटा के सारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। तो अगर आप फोन की इमेज ले भी लेते हो और आपके पास अगर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नहीं है उस यूजर के, ठीक है, या आपने फोन से सिक्योर टोकन अगर नहीं निकाला, वो डेप में बाद में जा सकते हैं कभी किसी और सेशन में, मैं उतना डेप में जाऊंगा, तो आप डेटा को एक्वायर नहीं कर पाओगे। आपके पास डेटा होगा लेकिन वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म होगा, उसको कभी यूज नहीं कर पाओगे जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूटिंग एंड किल स्विच, जो मैंने आपको बताया था। और सबसे लास्ट में जैसे कुछ एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम में सीक्रेट चैट आता है, इंस्टाग्राम का बहुत अच्छा फीचर है, आप पूरी चैट करो, सामने वाले को ब्लॉक कर दो, दोबारा कुछ नहीं आता। अनब्लॉक करोगे तब भी नहीं आता, अनसेंड कर दोगे मैसेज कहीं से रिकवर नहीं होते। तो ये जो सोशल मीडिया, मैंने इसीलिए कहा था सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल फॉरेंसिक है बहुत बड़ा चैलेंज है। आज तक इन एप्लीकेशन से रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाई है। इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम की चैट्स की रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, आज तक नहीं कर पाते। जो एग्जिस्टिंग है वही रिकवर होगी, जो डिलीट हो गई कभी रिकवर नहीं हो पाती है। और इसीलिए ये क्रिमिनल जो होते हैं उनका बेस्ट वे है यूज करने का। स्नैपचैट ने भी अच्छा फीचर दिया, लेकिन स्नैपचैट की भी रिकवरी बहुत मुश्किल है। आपके उसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कई हैं, जैसे सिग्नल है, सिग्नल में बहुत
हाई इंक्रिप्शन है, सिग्नल की भी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का 2FA ब्रेक नहीं होता। कोई अगर बोलता है ना मैंने व्हाट्सएप हैक कर लिया है, तो प्रैक्टिकली आपको बेवकूफ बना रहा है, व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता है। व्हाट्सएप बहुत ज्यादा सिक्योर है। अगर व्हाट्सएप हैक होता तो लोग इतने लाखों करोड़ों के टूल नहीं बेच रहे होते सिर्फ लोग की व्हाट्सएप चैट खोलने के लिए, इतने मोबाइल फोरेंसिक के टूल नहीं बने होते, ठीक है, अगर उसको हैक करना इतना इजी होता। तो देखो ये मैंने जो अभी मुंह से बोले थे वो सब चीजें हैं, ठीक है। मोबाइल फोरेंसिक का बूट लोडर या क्लाइंट एक्सट्रैक्शन होता है, सिम और eSIM है, FB फुल डिवाइस एन्क्रिप्शन या फाइल बेस एन्क्रिप्शन। देन आपका हॉट डिवाइस एंड कोल्ड डिवाइस है। हॉट डिवाइस कोल्ड डिवाइस मतलब हॉट डिवाइस आपका जो चालू डिवाइस मिलता है उसको हॉट डिवाइस कहते हैं, जो बंद डिवाइस मिलता है उसको कोल्ड डिवाइस कहते हैं। अब कोल्ड डिवाइस में दिक्कत ये है वो बंद क्यों हुआ ये जाने, ठीक है। ये आपका एक स्लाइड है जिसमें ये बता रखा है सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स के बीच की दीवार। बिकॉज़ आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम से ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखो फोरेंसिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम ब्लॉकचेन को देखें तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता, हैक नहीं हो सकते, आपका मनी सिक्योरली जा रहा है। फोरेंसिक्स में अगर देखेंगे अगर क्रिमिनल ने उसका यूज किया है तो उसकी रूट्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं बहुत मुश्किल है। व्हील चेन एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन की बहुत लंबी चेन बना देते हैं जिसको ट्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसोर्स और टाइम चाहिए, तो वो भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर आपका एक चेन हॉपिंग एक मैकेनिज्म है, ठीक है। चेन हॉपिंग में क्या है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क से दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में उसको ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में अगेन उसके रूट्स चेंज हो जाते हैं, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। देन टोर्नेडो कैश करके एक था, ये भी एक टेक्निक यूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देखो लास्ट में ये है आपका एप्स क्या आपके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया, SSO, ये सब आपके डिजिटल एविडेंसेस हैं। और लास्ट में एक सवाल आता है, इज इट फोरेंसिकली एक्सेसिबल? क्या ये सारा डेटा फोरेंसिकली एक्वायर कर पाते हैं? आई से ना, बिकॉज़ देखो इसमें सोशल मीडिया का डेटा है, आपका एप्स का एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का डेटा है, प्राइवेट एप्स का डेटा है, जैसे जीबी व्हाट्सएप है, जीबी इंस्टा है। ये आपको फंक्शनैलिटी देते हैं कि आप डेटा को हाइड करके रखो, सिक्योर वॉल्ट बनाओ फोन के अंदर, उससे आप डेटा नहीं निकाल सकते हो, बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे। 50% चांस, 50%, 50 भी नहीं, उससे भी कम होता है। 50 बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 50 भी नहीं। लेकिन सर अगर डेटा उसमें डिजिटल फोन में पड़ा है तो निकाल सकते ना। एन्क्रिप्टेड है तो कैसे निकालोगे? एन्क्रिप्टेड का भी सर फॉर्मेट रहता है ना, अगर फाइल सिस्टम के अंदर गया तो एन्क्रिप्ट डेटा भी स्टोर होता है ना, तो उसकी तुम्हारे पास होगी। अच्छा यूजर ने अगर पास फ्रेज यूज किया उसको करने के लिए खोल सकते हो सर 100% श्योर नहीं है, लेकिन चांस करने में क्या जा रहा है, पास फ्रेज खोल सकते हो, नहीं वो नहीं सर, पास फ्रेज वो पता नहीं सर, पासवर्ड है तुम्हारे पास खोलने के लिए? पासवर्ड होगा, नहीं मैंने एक वॉल्ट बनाया उसके अंदर एक पैटर्न लॉक लगा दिया 6 कैरेक्टर्स का, खोल पाओगे? सर 2-3 ऑप्शन है, अगर फोन का इंजीनियर मोड ऑन किया है तो वहां से यूएसबी डिबगिंग हो सकती है। यूएसबी डिबगिंग से क्या करोगे? यूएसबी डिबगिंग से ऑप्शन ट्राई करने में क्या जा रहा है सर? सर पता है वो चीज नया नहीं होने वाली तब भी ट्राई करने में क्या जा रहा है? क्या पता है वो चीज नहीं होने वाली तब भी ट्राई करने में क्या जा रहा है? चांस और सीखने को मिलेगी, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो डरो। तो कोड ये नहीं सुन रहा ट्राई करने में क्या जा रहा है, लैब में एविडेंस आ गया, कोर्ट में जाके बोलोगे सर कर लेते, ट्राई करने में क्या जा रहा है? फिर उसका अंजाम क्या होगा, वो बाद में भी सुनता क्या अंजाम होता है, ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो लास्ट में देखो आपका सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स को कैसे साथ में चलना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो क्या है बेस्ट वे। देखो सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स जो है उसको हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा, बिकॉज दिक्कत ये है कि आपका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फोरेंसिक्स बहुत ज्यादा कम कर रहा है। उसके लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को फोरेंसिक्स में आना पड़ेगा और R&D करनी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके इतने ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, इतनी चीजें बन रही है, लोग डिजिटल फोरेंसिक में इसलिए नहीं आना चाहते हैं, उसके 2 रीजन है। लोग को लगता है उसमें बहुत अच्छे कैरियर स्कोप्स नहीं है, और दूसरी चीज है कि डिजिटल फोरेंसिक्स में काम क्या होता है लोग को यही नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल फोरेंसिक्स बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग फील्ड है, प्लस बहुत ज्यादा एक एडवेंचरस फील्ड है, बहुत ज्यादा एडवेंचर आपकी लाइफ में होगा, आपको कभी बोरियत नहीं आएगी लाइफ में, क्योंकि रोज आपके हाथ में हजारों चैलेंजेस पड़े होंगे। यू विल बी नेवर फ्री इन लाइफ, कभी फ्री बैठोगे नहीं जिंदगी में, इतना काम होगा तुम्हारे पास, तुम्हें काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास 4 मोबाइल फोन होंगे, वो 4 साल से ही तुम्हारे पास पड़े होंगे, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी काम है काम की कमी नहीं है, एंड यू आर 24/7 रिसर्चिंग उसको कैसे खोलना है, ठीक है।
सेकंड चीज ये है कि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे हाई प्रोफाइल केसेस अगर मिलते हैं, बहुत अच्छी अगर आप केसेस का एनालिसिस करते हो, तो उससे यू कैन बी अ वेरी गुड एक्सपर्ट डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिनर टुमारो। फॉर एग्जांपल कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस बनने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने अच्छे केस की होनी चाहिए, आपकी गवर्नमेंट नोटिफाइड लेबोरेटरी में काम किया होना चाहिए, ठीक है, लेबोरेटरी 70B होनी चाहिए, वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज रिक्वायर होती है, आपको फॉरेंसिक्स की फील्ड में स्टेप इन करना है, अपनी स्किल्स बिल्डअप करनी। स्किल्स के नाम पे मैं 4 चीजें बोलूंगा: कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। ये 4 चीजें आनी चाहिए, ठीक है, दे आर मैंडेटरी टू कम हियर। देन फॉरेंसिक रेडीनेस का मतलब ये है कि अगर कभी भी कोई भी डिवाइस मिलता है, अगर फॉरेंसिक में नहीं भी जाते हो, तो एक चीज याद रखना, किसी भी डिवाइस को इतना तुम मतलब इज्जत से पेश आओ उसके साथ कि कल को फॉरेंसिक्स वाले उसको यूज कर सकें। दिस शुड बी योर गोल। अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड में नहीं भी जाते हो, सिक्योरिटी की फील्ड में जाते हो, तो फॉरेंसिक रेडीनेस शुड बी योर गोल। फॉरेंसिक रेडीनेस मींस किसी भी डिवाइस को आप इस तरह से हैंडल कर रहे हो कि उसके अंदर का डेटा करप्ट ना हो, डिलीट ना हो, कल को वो डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पे यूज हो सके। और उसके लिए क्या टेक्निक्स है मैंने तुमको पहले बता दी। इसीलिए इफ यू बिकम अ फर्स्ट रिस्पोंडर आल्सो यू शुड बी हैविंग फॉरेंसिक रेडीनेस स्किल्स, ठीक है। लैब के अंदर जा रहा है तो उसके लिए आपके अंदर एमडीएस स्किल्स होनी चाहिए, जिसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। देन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एक्सपेंड कर रही है, आपको नए नए फील्ड के बारे में पता होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन है, ड्रोन फॉरेंसिक्स है, ठीक है, आईओटी डिवाइसेस हैं, आपका सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में आपको पता चलना चाहिए, क्या वो कैसे काम करते हैं। डोंट फोकस ऑन व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन द स्क्रीन, फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग बिहाइंड इट, सो दैट यू आर एबल टू डिटेक्ट व्हाट द थिंग इज। अगर उसके एल्गोरिथम बताओगे तो ही आप उसको अनकवर कर पाओगे। एंड दैट्स इट। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? मोबाइल फोरेंसिक्स में 3 बेस बताया था आपने, प्रोसेसर बेस्ड, ओएस बेस्ड, डिवाइस चिपसेट बेस्ड, ठीक है, चिपसेट जो प्रोसेसर होता है चिपसेट बेस्ड। दूसरा होता है आपका ओएस बेस्ड, ठीक है। तीसरा डिवाइस की प्रोफाइल के बेस पे। सर लेकिन चिपसेट बेस्ड तो उससे डेटा निकलता है, मतलब मोस्ट ऑफ चीज में आप चिपसेट बेस्ड एक्विजिशन का मतलब क्या है? शॉर्ट करते हो उसमें चिपसेट बेस्ड। चिपसेट बेस्ड एक्विजिशन का मतलब क्या है? एक टूल है जो सारे क्वालकॉम डिवाइसेस की चिपसेट को एक्सेस करके उनका डेटा निकाल सकता है, वो चिपसेट बेस्ड होता है। एक टूल होगा जो सारे आपके एमआई के डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम एमआई के डिवाइसेस को, वो डिवाइस प्रोफाइल के बेस पे है। एक टूल है जो आपके बोल रहा है सिर्फ मैं सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज के डिवाइसेस को ही सपोर्ट करूंगा, बाकी किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो वो आपका प्रोफाइल बेस्ड, डिवाइस प्रोफाइल बेस्ड, ठीक है। ये ऐसे ऐसे अलग। सर गेमिंग कंसोल्स में जो जीपीयू यूज होते हैं, जोर से बोलना जरा। गेमिंग कंसोल्स में जब फॉरेंसिक्स करते हो तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? तो जीपीयू बेस्ड होते हैं तो कुछ डिफरेंसेस होगा उसमें? देखो उसमें ज्यादातर डेटा वोलेटाइल रहता है आपका। अगर